चैप्टर 1491 टू 1500। गड़गड़ाहट। ये ज़िवेन की हवा और गड़गड़ाहट का दानव भी पागलों की तरह दौड़ने लगा, उसकी गति बहुत तेज थी। बजना। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने अपने हाथ में एक लोहे के भाले के साथ आकाश में छेद किया। तुरंत ये ज़िवेन के चेहरे की ओर जोर से बिजली की तरह तेज भाले की नोक ने आकाश को चकनाचूर कर दिया। डांग। ये ज़िवेन की हवा और थंडर जायंट ने सीधे ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया। भाले की नोक सीधे हवा और थंडर जायंट की हथेली में घुस गई, लेकिन भाले के आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। और इस समय हवा और गड़गड़ाहट के विशाल ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मौके पर एक अद्वितीय दिव्य मुट्ठी को उड़ाते हुए अनगिनत हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति निकली, अंतहीन जानलेवा इरादे, तुलना से परे भयानक। एक और आयरन ब्लड ईगल राइडर जो मौके पर पहुंचा, सीधे हवा में फट गया। द ग्रेट डाउ का टकराव बेहद क्रूर था, बस थोड़ी सी भी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आह, वास्तव में, एक शूरवीर चिल्लाया। उसके महान डाउ को ये ज़िवेन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जब वे पहली बार लड़े थे तो यह दिखाया गया था कि ये ज़िवेन द्वारा समझा गया महान दाव श्रेष्ठ है। क्या 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक अवांछनीय प्रतिष्ठा से ज्यादा कुछ नहीं। ये ज़िवेन हंसे। उसके नियंत्रण में हवा और गड़गड़ाहट के विशाल ने एक बार फिर एक मुक्का मारा। जेन्युआन हिंसक रूप से हिल गया। आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठा। अनगिनत कानून उसके चारों ओर घूमने लगे। यह एक अधिपति की तरह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। अन्य 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के पास भी प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सफल प्रहार के बाद हवा और गड़गड़ाहट का विशाल पीछे हटना शुरू हो गया। इसकी गति बहुत तेज थी, बिजली की तरह तेज। तुरंत ये ज़िवेन के सिर के शीर्ष पर पीछे हट गया, वज्र देवता की तरह पालथी मारकर बैठ गया, जो बहुत बड़ा था। और इस समय अधेड़ उम्र का परीक्षक फटे पुराने कपड़ों में ये ज़िवेन के सामने आया, उसकी तरफ देखा और कहा, तुम पास हो गए। उसकी आंखों में कुछ अबोधगम्य अर्थ था, लेकिन थोड़ी प्रशंसा भी। ये ज़िवेन ने यह सुना और तुरंत हवा और गड़गड़ाहट के विशाल को वापस ले लिया। बाहरी दुनिया में ग्रेट डाउ की समझ को जारी करना बहुत खतरनाक था। सामान्य परिस्थितियों में यह आसानी से नहीं किया जा सकता था, केवल ऐसी परिस्थितियों में यह संभव था। यह देखते हुए कि ये ज़िवेन ने पहले ही महान दाव की अपनी समझ को वापस ले लिया था, 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी सैनिकों ने क्रोधपूर्वक अपने स्कारलेट युद्ध क्षेत्र को वापस ले लिया, क्योंकि यह पहले से ही अर्थहीन था। जल्द ही मूल्यांकन का दूसरा दौर समाप्त हो गया। हालांकि पहले राउंड में जीवित रहने वाले 1000 लोगों में से 800 से कम लोग दूसरे राउंड को पास करने में सक्षम थे। केवल 700 लोग थे। क्या महान दाव की हमारी समझ में कोई समस्या है? वे पास क्यों हो सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते? किसी ने असंतोष से पूछा। तुम बेवकूफों, क्या तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया? वे तुमसे थोड़े ही मजबूत नहीं हैं। ग्रेट डाउ की आपकी समझ केवल आपके दायरे के अनुरूप है। हमें ऐसे औसत दर्जे के लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और उनकी समझ ऑफ द ग्रेट डाउ पहले ही आपके वर्तमान क्षेत्र को पार कर चुका है। इसका अर्थ यह भी है कि उनकी भविष्य की विकास संभावनाएं आपसे अधिक व्यापक हैं। चिथड़े कपड़ों में अधेड़ उम्र के परीक्षक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इन लोगों के चेहरे राख हो गए। औसत दर्जे का। जब से उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की तब से उन्हें यह पदवी कभी नहीं दी गई थी। उनके लिए यह बस एक बड़ा अपमान था। हालांकि इस समय वे एक शब्द भी नहीं कह सकते थे और केवल नाराजगी जताते हुए निकल सकते थे। मैले कुचले कपड़ों में अधेड़ उम्र के परीक्षक ने भीड़ की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा, आपने मूल्यांकन के पहले 2 दौर पास कर लिए हैं और 10वीं दुनिया में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। कड़ी मेहनत करें, दुष्ट की प्रतिष्ठा न खोएं काश्तकार। ऐसा कहने के बाद फटे पुराने कपड़ों में अधेड़ उम्र के परीक्षक ने बकवास करना जारी नहीं रखा। उसने बस हवा में कदम रखा और आसमान में उड़ गया। वह हवा में उड़ गया और एक के बाद एक चुटकी बजाता रहा। आकाश धीरे धीरे कांपने लगा और शून्य हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे कि वह उबल रहा हो। शून्य में धीरे धीरे एक विशाल पोर्टल दिखाई देने लगा। शुरू से ही यह एक भ्रम की छाया की तरह था, लेकिन धीरे धीरे यह एक वास्तविकता बन गया। इस विशाल पोर्टल से अनगिनत भाप निकली, जिससे लोगों के लिए इस पोर्टल के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। गड़गड़ाहट। पूरा पोर्टल थोड़ा थोड़ा करके खुल गया और अनगिनत लिंकी उस दुनिया से बाहर निकलने लगे। लिंकी पहाड़ की चोटी पर अंतरिक्ष में लिंकी से भी सघन था। कई लोगों के चेहरों पर खुशी की झलक दिखी। 10वीं दुनिया के कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास हर किसी में नहीं था। मौके पर कई लोगों ने खजाने की खोज में भाग लिया होगा। इस दुनिया में कई स्वर्गीय खजाने बढ़ रहे थे। उनमें से एक को भी प्राप्त करना एक सार्थक यात्रा के रूप में माना जा सकता है। जब पूरा पोर्टल आधा खुल गया था, प्रकाश की एक किरण सीधे आकाश में उड़ गई और अंदर कूद गई। सभी ने इसे देखा और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि 25 या 26 साल के यंग मास्टर थे। वह एक महान अमर की तरह प्रकाश की किरण पर कदम रख रहा था और अंदर कदम रखा। इसके तुरंत बाद एक चौंकाने वाली तलवार प्रकाश आकाश में उड़ गया और अंदर घुस गया।
सभी ने फिर से देखा और देखा कि हरे रंग की पोशाक वाली महिला तलवार लेकर पहले ही गायब हो गई थी। वह तलवार की रोशनी के साथ गायब हो गई थी। इस समय कई विशेषज्ञ भी इसे सहन नहीं कर सके। वे प्रकाश की धारा में बदल गए और अंदर चले गए। ये सिवेन, अपने अंदर जाने का इंतजार करो, वह तुम्हारी मौत का समय होगा। अगर तुम में दम है तो अंदर आओ। तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवलरी के नेता ने ये जीवेन पर इस वाक्य को गोली मारने के बाद वह भी सीधे भागे बिना नहीं रह सका। कुछ देर बाद लगभग सभी लोग जा चुके थे। ये जीवेन ने संकोच नहीं किया और सुन जिशी और अन्य लोगों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के 10वीं दुनिया में चले गए। हालांकि कई लोगों को हटा दिया गया था, ये जीवेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ग्रीन शंख वास्तव में पारित हो गया था और समाप्त नहीं हुआ था। ये जीवेन ने मूल रूप से सोचा था कि सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली वही होगी। अल्पविराम अल्पविराम। 10वीं दुनिया एक वास्तविक दुनिया की तरह विशाल और असीम थी। यह ऊंचे पहाड़ों और ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। अंतहीन ऊंचे पहाड़ों और ऊंचे टीलों के बीच आसपास के राक्षसी जानवर लंबे समय से विलुप्त होने के लिए प्रेरित थे। सन जिशी और ग्रीन शंख दरवाजे पर पालथी मारकर बैठे थे। ची उनके शरीर में प्रवाहित होती थी। लंबे समय के बाद आखिरकार दोनों ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। हरे शंख ने गुफा के अंदर हरे रंग की आकृति को देखा और उदासी से कहा, वह कब तक इस तरह पीछे हटेगा? पीछे हटने में हमेशा लंबा समय लगता है, सुन जिशी ने कहा। 10वीं दुनिया में प्रवेश करने के बाद ये जीवेन ने तुरंत पीछे हटने की स्थिति में प्रवेश किया, सेलेस्टियल बीइंग दायरे के दूसरे स्तर में प्रवेश करने का प्रयास किया। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह पहले से ही सेलेस्टियल बीइंग रियलम के पहले स्तर के शिखर पर खड़ा था। किसी भी समय सेलेस्टियल बीइंग रियलम के दूसरे स्तर पर कदम रखना संभव था। वह केवल एक कदम की दूरी पर था। लेकिन भाई लियू अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कोई दुर्घटना हो सकती है? इस समय हरा शंख कुछ बेचैनी से बोला, यह नहीं होना चाहिए। इस 10वीं दुनिया में हालांकि कई खतरे हैं, वह किसी खतरनाक जगह पर नहीं जा रहा है। वह सिर्फ रास्ता तलाशने जा रहा है। यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए, सुन जिशी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनके यहाँ रहने का कारण स्वाभाविक रूप से तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी से बचना था। तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी ने अभी 10वीं दुनिया में प्रवेश किया था और वे लगभग 10वीं दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन गए थे। हर जगह ये जीवेन के ठिकाने की तलाश कर रहे थे। हालांकि वे तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के निशाने पर नहीं थे, उन्हें भी उनकी सूची में सहयोगियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए उनके पास ये जीवेन के साथ छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा वे ये शिवेन की वजह से 10वीं दुनिया में प्रवेश करने और आसानी से परीक्षा पास करने में सक्षम थे। ये जीवेन के बिना वे इस आकलन में बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते थे। इसलिए ये जीवेन का अनुसरण करना भी ऐसा करने का सबसे सुरक्षित तरीका था। गड़गड़ाहट। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे गड़गड़ाहट की भयानक आवाज। अच्छा नहीं है, सुन जिशी ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और आकाश की ओर देखते हुए कहा। निश्चित रूप से दोनों के सामने आकाश में 13 आकृतियां दिखाई दीं। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवलरी का नेता था। उसके पास एक लंबा भाला था और भाले की नोक पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लियू ज़ैफ़ान थे। भाई लियू, सुन जिशी अचानक अपनी आंखें फैलाकर उठ खड़ा हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अब भी उन्हें ढूंढ चुके हैं। भाई लियू, हरा शंख भी चिल्लाया। हा, उम्मीद के मुताबिक हमने उसे ढूंढ लिया। यह लड़का जिद्दी है और हमें यह बताने से इनकार करता है कि वह अपनी मृत्यु के क्षण में भी कहाँ है। सौभाग्य से हमारे पास इस व्यक्ति को ट्रैक करने का एक गुप्त तरीका है, नहीं तो मुझे डर है कि वे भाग निकले होते। हाँ, आज ये जीवेन की मृत्यु का दिन है। उसने वास्तव में मेरे डाव को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। वह वास्तव में एक मृत अंत है। अक्षम्य। तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवलरी की अहंकारी हंसी आसमान से आई। हरिशंख, भाग जाओ, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सन जिशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा। वे तीनों बहुत करीब थे, अन्यथा लियू ज़ैफ़ान ने मृत्यु के समय भी अपने ठिकाने का खुलासा नहीं किया होता। अब सुन जिशी की पहली प्रतिक्रिया थी कि ग्रीन शंख को जल्दी जाने दिया जाए। मूल रूप से उनकी सबसे बड़ी निर्भरता ये जीवेन थी, लेकिन अब ये जीवेन अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी। उसके लिए लड़ने के लिए बाहर आना असंभव था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका था कि हरे शंख को भागने दिया जाए। भाई, ग्रीन शंख ने कहा और कहा, जल्दी करो, नहीं तो हम बाद में नहीं जा पाएंगे। मैं रुककर उन्हें पकड़ लूंगा। सन जिशी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हा, मिल गया, यह वास्तव में यहाँ है। मैंने ये जीवेन को देखा। वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है। वास्तव में स्वर्ग की इच्छा है कि हमें इस समय उसे खोजने दिया जाए। वह एक मृत अंत है और वह एक छोटे से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं है। उसका आसानी से बचना नामुमकिन है। वह मर चुका है। सुन जिशी सीधे ऊपर उड़ गया। उसका शरीर हिल गया और उसके शरीर से एक अत्यंत सघन आध्यात्मिक ईथर निकल गया। एक कठोर शक्ति उभरी। उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा और इसने तुरंत आकाश को मुट्ठी की शक्ति से भर दिया।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्तिशाली क्यूई शक्ति ने आकाश को ढक लिया और 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी की ओर बढ़ गई। हा, देखो, यह बच्चा वास्तव में हमें रोकना चाहता है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। भाइयों, आइए हम अपने कार्यों का उपयोग उसे यह बताने के लिए करें कि वह कितना मूर्ख है। इस समय 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स में से एक शूरवीर बाहर निकला। उसके हाथ में लोहे का भाला आकाश में उड़ गया और एक जोर से एक खूनी युद्ध के मैदान का दृश्य दिखाई दिया। यह उनके भले का इरादा था, मौके पर ही कुचल दिया। इस समय वह युद्ध के मैदान में युद्ध के देवता थे। बूम! इस शूरवीर के भाले ने सीधे सुनजिशी की मुट्ठी को तोड़ दिया। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। हालांकि सुनजिशी ने दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर कदम रखा था, लेकिन इन 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स में से किसी ने पहले ही दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर कदम रख दिया था। उसकी तुलना में यह केवल अंतर की दुनिया थी। बूम! भयानक शक्ति ने सीधे सुनजिशी के शरीर को हिला दिया। सुनजिशी इस शक्तिशाली बल से हिल गया था और बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था, लगातार शून्य में ग्लाइडिंग कर रहा था। पफ! सुनजिशी ने मुंह से खून निकाला। वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अधिक दृढ़ थीं। जाओ, ग्रीन घोंघा, जाओ! वह चिल्लाया। वरिष्ठ भाई, सावधान! किंग लुओ के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और जल्दी से चिल्लाया। जाना चाहते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उस शूरवीर के शब्द शून्य से सुनजिशी के कानों तक पहुंचे। हालांकि उसके पास केवल अपने शरीर में फैलते हुए एक गंभीर दर्द को महसूस करने का समय था। एक लोहे का भाला उसके शरीर में पूरी तरह से घुस गया था। उसके सामने शूरवीर का हास्यास्पद चेहरा था। उसे पता ही नहीं चला कि शूरवीर कब उसके सामने आ गया, और सुनजिशी ने वास्तव में इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप अपने आप को कम आंकते हैं। आप हमें सिर्फ अपने साथ रोकना चाहते हैं। शूरवीर ने उपहास किया और लोहे का भाला तुरंत घूमना शुरू कर दिया, एक विशाल मांस की चक्की की तरह, तुरंत सूर्यजिशी को रक्त धुंध के बादल में कुचल दिया। वरिष्ठ भाई, किंग लुओ की तेज आवाज बहुत दूर तक फैल गई। अपने सबसे आदरणीय बड़े भाई को अपने सामने खून के धुंध के बादल में बदलते देख वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा प्रभाव था। उन सब को मार दो! 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने ग्रीन शंख पर नजर डाली और कहा। शूरवीर ने तुरंत अपने घोड़े की लगाम खींच ली और हरे शंख की ओर दौड़ने का बीड़ा उठाया। आने वाले खतरे के सामने ग्रीन शंख ने अभिनय किया जैसे कि वह मारने वाली थी। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसके भाले के नीचे दुखद रूप से मरने वाली थी। जीव! एक नीली रोशनी शून्य में चमकती है। महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल हाथ पकड़ लिया। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने ग्रीन शंख को खींच लिया। बूम! नाइट का भाला एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह था, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला में धराशायी हो गया था। बूम! असीम ऊर्जा तरंगे फैलती हैं। स्वर्ग के चौथे स्वर्ग के शिखर पर एक विशेषज्ञ की युद्ध क्षमता केवल अत्याचारी और भयानक थी। सारी पर्वतमाला चूर्ण में बदल गई। अंतहीन धुआं और धूल फैल गई। जब धुआं और धूल छट गई तो येजिवेन और किंग लुओ की आकृतियां प्रकट हुईं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें चकमा देना भी नहीं आता? येजिवेन ने डांटा। यदि उसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में कार्रवाई नहीं की तो शायद हरा शंख केवल भाले के नीचे रक्तधुंध के बादल में बदल सकता था। मर गया, वरिष्ठ भाई मर गया। हरा शंख बड़बड़ाया, अभी भी अविश्वास में लग रहा था। येजिवेन अचानक चुप हो गए। वह थोड़ी देर से उठा, इसलिए वह सुनजिशी को नहीं बचा सका। सुन तजू और शी उसके साथ आए, लेकिन अंत में केवल हरा शंख बच गया। वह थोड़ा उदास हुए बिना नहीं रह सका। उनकी वजह से उन्हें 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने निशाना बनाया। येजिवेन, तुम सच में यहाँ हो? जाओ, उसे मार डालो! 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने येजिवेन को देखा और ठंडेपन से कहा। जाना! येजिवेन ने सीधे ग्रीन कोंच की कलाई पकड़ ली और सीधे उसका फिगर बाहर खींच लिया। जीव! उसकी आकृति सीधे प्रकाश की धारा में बदल गई और बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गई। पीछा करना! 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने आदेश दिया और तुरंत उसका पीछा किया। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स जिस ड्रैगन हाउस पर बैठे थे वह अतुलनीय रूप से उत्साही था। वह हवा में सरपट दौड़ने लगा जैसे हजारों घोड़े और सैनिक सरपट दौड़ रहे हों। उसके पैरों के नीचे एक सफेद बादल उठा और उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। इसने शून्य को पार कर लिया और एक पल में ये पहले ही येजिवेन के पास आ गया था। इस समय येजिवेन किसी को गोद में लिए हुए थी। हरा शंख पूरी तरह से डरा हुआ लग रहा था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर येजिवेन को पता था कि ग्रीन शंख पूरी तरह से अविश्वसनीय था और केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। इस समय वह तुरंत ही अपने पीछे दानव के पंखों को खोल सकता था। स्वर्ग के पंखों की तरह उसका पूरा फिगर तुरंत बहुत तेज हो गया। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स जो येजिवेन के साथ पकड़ने वाले थे इस समय केवल येजिवेन को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देख सकते थे। आयरन स्पीयर चकाचौंध दुनिया, मरो!
13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने जोर से गर्जना की। उसके हाथ में भाला तुरंत शून्य में एक लंबे अजगर की तरह उड़ गया। यह आकाश में बादलों के माध्यम से टूट गया और तुरंत नीचे गिर गया। टकराना, लोहे का भाला येज़िवेन के शरीर में भयंकर रूप से घुस गया। हालांकि येज़िवेन पहले से ही अत्याचारी शरीर के 10वें स्तर पर था, उसकी अपनी वास्तविक साधना बहुत कम थी। यह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता से भी बदतर था। लंबा भाला भयंकर रूप से येज़िवेन के शरीर में घुस गया। येज़िवेन का शरीर शून्य में झूल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगभग सीधे नीचे गिर गया। हालांकि येज़िवेन जानता था कि उसे पहले सिर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वह समाप्त हो जाता। उसके शरीर में फीनिक्स की आवाज़ गूंज रही थी। उनके शरीर पर घाव को ठीक करने के लिए फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि लोहे के भाले पर अवशिष्ट भाला क्यूई को बाहर निकालना मुश्किल था, फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक ने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि घाव का विस्तार जारी नहीं रहेगा। इस समय उन्होंने और अधिक रहने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत उसे तेज गति से आगे बढ़ना था। उसने अपने पीछे शैतान के पंख फड़फड़ाए और एक क्षण में ही वह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स रेंज से भाग निकला। लानत है, यह किस तरह की आंदोलन तकनीक है? यह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स जब येज़िवेन के गायब होने वाले सिलहूट को देख रहे थे तो कुछ भौचक्का रह गए थे। वे ड्रैगन घोड़ों की सवारी कर रहे थे और पलक झपकते ही वे बिना किसी दबाव के हजारों मील की यात्रा कर सकते थे। हालांकि वे केवल बेबसी से येज़िवेन के गायब होते हुए देख सकते थे। उसकी गति असामान्य स्तर पर पहुंच गई थी। यह सोचकर 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की आंखें ठंडी से ठंडी हो गईं। ऐसे दुश्मन को मारना बेहद मुश्किल था। इसका मतलब यह भी था कि उन्हें भविष्य में येज़िवेन को मारने के लिए और अधिक सावधान रहना होगा। येज़िवेन की अद्भुत विकास गति के साथ मिलकर वह एक मजबूत दुश्मन, एक भयानक दुश्मन था। अगली बार उन्हें निश्चित रूप से येज़िवेन को बिना दफनाने की जगह के मरने देना चाहिए। जब तक वह वास्तव में अपने पीछे किसी का पीछा करते हुए महसूस नहीं कर सका, येज़िवेन ने आखिरकार राहत की सांस ली और हरे शंख के साथ एक पहाड़ पर उतर गया। भागने के बाद येज़िवेन तुरंत पालथी मारकर बैठ गई। उसके शरीर पर बड़ा छेद बता रहा था कि अभी अभी का दृश्य कितना रोमांचक था। अगर यह उसके सौभाग्य के लिए नहीं होता तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधे मौके पर ही टूट जाती। थोड़ा थोड़ा करके येज़िवेन ने घाव में बची हुई स्पीयर को बाहर निकाल दिया। पूरे आधे दिन के बाद येज़िवेन ने आखिरकार स्पीयर क्यू से छुटकारा पा लिया। मर गया, बड़ा भाई मर गया, भाई लियू भी मर गया। हरा शंख अभी भी अविश्वास में था। वह अपने हाथों से अपने पैरों को गले लगाकर जमीन पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें इस समय पूरी तरह बेजान लग रही थीं। उसकी अच्छी तरह से सुरक्षित दुनिया के लिए शायद यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसा कोई दिन होगा। पर्याप्त, येज़िवेन ग्रीन शंख के सामने चले। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए उसने तुरंत उसे डांटा। हरी शंख ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। एक नज़र देखने के बाद वह फिर पीछे मुड़ी जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। क्या यह उपयोगी है? अगर भाई सन और भाई लियू अभी भी यहाँ होते तो वे आपको इस तरह नहीं देखना चाहते, येज़िवेन ने कहा। इस समय उसके दिल में भी बुरा लगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम क्या जानते हो? बड़े भाई और भाई लियू मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अब वे मर चुके हैं, वे मर चुके हैं, क्या आप जानते हैं? हरा शंख अचानक थोड़ा उन्मत्त हो गया। और फिर क्या तुम मरने तक इसी तरह रोते रहोगे? मत भूलो, भाईशी तुम्हारी रक्षा के लिए मर गए, येज़िवेन ने बेबाकी से कहा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हरी शंख ने सिसकते हुए कहा। उसके कंधे थोड़े हिल गए। येज़िवेन ने उसकी ओर देखा। भले ही उसने दिव्य सत्ता क्षेत्र में साधना की हो और अच्छी तरह से सुरक्षित हो, वह बस एक छोटी लड़की थी जो अभी बड़ी नहीं हुई थी। यदि यह इस समय ये कियान या हुआ मेघान या कोई और होता तो निश्चित रूप से उनके पास इस तरह की मुद्रा नहीं होती। उसका बदला लो, येज़िवेन ने धीरे से कहा। ग्रीन शंख मूल्यांकन के दूसरे दौर को पास करने में सक्षम था, जो उसकी अपेक्षा से परे था। इसी तरह इसका मतलब यह भी था कि ग्रीन शंख उनकी पहली छाप की तरह नहीं था। कम से कम उसके पास एक प्रतिभा थी जो अधिकांश लोगों से ऊपर थी। बात बस इतनी थी कि उसकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की गई और उसने अपनी वर्तमान संपत्ति को बर्बाद कर दिया। उसे व्यर्थ मत मरने दो, वह पहले ही मर चुका है। यदि तुम ऐसा करते हो तो क्या वह व्यर्थ नहीं मरेगा? येज़िवेन ने कहा। फिर मैं क्या करूं? मैं कमज़ोर हूं, बहुत कमज़ोर हूं। हरी शंख को पहली बार एहसास हुआ कि वह सचमुच कमज़ोर है। विश्व बाधा को तोड़ने की चाहत का गौरव बहुत पहले ही गायब हो गया था। इस समय क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि न केवल वह कमज़ोर थी, यहाँ तक भाई सूर्य, जिसे वह समर्थन के स्तंभ के रूप में मानती थी, वह भी बहुत कमज़ोर था। इस दुनिया में जहाँ कमज़ोर मजबूत का शिकार होते हैं, अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो उसे केवल कुचला जा सकता है। येज़िवेन इस सच्चाई को जानते थे। ये कियान को यह पता था, येज़ुकोन को यह पता था,
लगभग हर कोई इसे जानता था और ग्रीन कोंच ने भी पहली बार इस समस्या का सामना किया था। बहुत कमजोर, फिर मजबूत हो जाओ और फिर उन सभी को मार डालो। मैं उन्हें तुम्हारे सामने खींच लूंगा और फिर तुम उनके साथ जो चाहो कर सकते हो। खून के बदले खून, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। जब येज़िवेन ठीक हो रहा था, 10वें दायरे ने भी 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की वजह से एक बड़ी लहर दौड़ा दी थी। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के येज़िवेन को घेरने में विफल होने के बाद इसने 10वें दायरे में एक खूनी तूफान खड़ा कर दिया। येज़िवेन के अलावा कई शीर्ष विशेषज्ञों पर भी घात लगाकर हमला किए जाने की खबर थी। इससे पूरे 10वें लोक में खलबली मच गई। 10वें क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र का वर्तमान चौथा स्तर हावी होने के लिए पर्याप्त था। 1 दर्जन चौथे स्तर के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना, साथ ही 5वें स्तर के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ। ऐसा लाइनअप पूरे 10वें दायरे पर हावी होने के लिए काफी था। जैसे ही सभी ने 10वें दायरे में प्रवेश किया, सभी प्रकार की हत्याएं और घात लगाना शुरू हो चुका था। 10वें लोक में केवल 10 स्थान थे और सभी के पास नंबर प्लेट थी। नंबर प्लेट हासिल करने का एक ही तरीका था और वह था दूसरों के हाथ लगी नंबर प्लेट लूट लेना। सबसे अधिक नंबर प्लेट पाने वाले पहले 10 लोग आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए 10वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बहुत से लोग तुरंत एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। येज़िवेन जल्दबाजी में नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। जब सबका संग्रह करना लगभग समाप्त हो गया था और नंबर प्लेट भी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी, तो वह उनमें से एक को हरा देगा और स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में नंबर प्लेटें आसानी से गुजर जाएंगी। इसलिए इस समय, हालांकि प्रतियोगिता भयंकर और तीव्र होने लगी थी, वास्तविक विशेषज्ञों ने कोई कदम नहीं उठाया था। वे सभी फलों की कटाई के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने यह बात समझी, लेकिन दूसरों के पास इसके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही वे जानते थे कि अंत में वे दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं, यह उन लोगों के लिए एकमात्र मौका था जो महत्वाकांक्षी थे लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं थे। यदि वे अभी इसके लिए संघर्ष नहीं करते तो भविष्य में इसके लिए लड़ने की योग्यता भी उनमें नहीं होती। यह जंगल का सबसे क्रूर कानून था। बलवान एक चाल चलने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा कर सकते थे क्योंकि उनमें ऐसा आत्मविश्वास था। लेकिन 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के कार्रवाई करने से पूरे 10वें लोक का पानी पूरी तरह से हिल गया था। जब तक साधारण जीनियस उनका सामना नहीं करते, तब तक वे उनके द्वारा मारे नहीं जाते। हालांकि उन शीर्ष विशेषज्ञों ने उन्हें ढूंढ लिया और एक एक करके उन्हें घेर लिया। सबसे पहले तीसरे स्वर्ग के कुछ विशेषज्ञ थे जिनके पास 10वें क्षेत्र में स्वर्ग के चौथे स्वर्ग की ओर बढ़ने की क्षमता थी, लेकिन वे 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी द्वारा खोजे गए और मारे गए। ये सभी वे लोग थे जो 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी की स्थिति को खतरे में डाल सकते थे। फिर वे विशेषज्ञ जो पहले से ही स्काई ह्यूमन दायरे की चौथी परत में थे, उन्हें एक एक करके 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स द्वारा ढूंढा गया। हालांकि इन विशेषज्ञों का सामना करना जिन्होंने लंबे समय तक स्काई ह्यूमन दायरे की चौथी परत में कदम रखा था, वे इतने असभ्य नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने उन्हें 2 विकल्प दिए, जमा करो या मरो। इन लोगों के लिए जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, वे या तो मार्क्विस कुलों के शीर्ष कौतुक थे या ऐसे लोग जो 1000 वर्षों में शायद ही कभी देखे गए हों। ऐसे लोग कैसे प्रस्तुत करना चुन सकते हैं? इस प्रकार भले ही 13 आयरन ब्लडड ईगल कैवेलरी ने उन्हें 2 विकल्प दिए थे, व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। 10वीं दुनिया के सभी विशेषज्ञों को चौंकाते हुए एक के बाद एक खबरें फैलती गईं। ली तियान्युन को मौके पर ही 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने जमीन पर पटक दिया। मौके पर ही उनका सारा भ्रम टूट गया। वेई तियानजियांग का ग्रेट चेंज स्टार लुओ सोड टूट गया था और वह मृत्यु के कगार पर था। उसने उसे भागने दिया था और आग की पोशाक में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। न्यायपूर्ण सेक्स के लिए उनके मन में कोई सुरक्षात्मक भावना नहीं थी। जू ये 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता से भिड़ गया और हल्की चोटों से बच गया। नीले रंग की पोशाक वाली महिला ने एक दिन के लिए 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता के साथ संघर्ष किया और भारी चोटों से बच निकली। उसकी पहचान भी आखिरकार उजागर हो गई। वह ढीले काश्तकारों के बीच एक बहुत ही रहस्यमय वंश की उत्तराधिकारी थी। यह तलवार संप्रदाय लंबे समय से मौजूद था और प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही शिष्य था। उनके बहुत कम शिष्य थे, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी के शिष्य अत्यंत शक्तिशाली थे। वे प्रकृति के तरीके की पूजा करते थे, लेकिन वे बेहद सुरक्षात्मक भी थे। एक बार एक पीढ़ी का उत्तराधिकारी था जो बाहर मारा गया था। परिणामस्वरूप बांस की तलवारें चलाने वाली महिलाओं का एक समूह एकांत से बाहर आया और अपने उत्तराधिकारी को मारने वाले पूरे संप्रदाय का सफाया कर दिया। यह एकमात्र समय था जब यूमैडन तलवार ने एक समूह के रूप में काम किया था, लेकिन यह वह अनुभव था जिसने यूमैडन तलवार संप्रदाय को एक भयावह शक्ति बना दिया था जिसे कई शक्तियां भड़काने के लिए तैयार नहीं थीं। यह ढीले काश्तकारों के बीच एक प्रसिद्ध तलवार संप्रदाय था।
यह भी अफवाह थी कि संप्रदाय के संस्थापक ने एक बार एक भगवान को मार डाला था और एक अत्यंत शक्तिशाली विरासत को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि क्योंकि यूमेडन तलवार संप्रदाय के उत्तराधिकारी बहुत उच्च प्रोफाइल नहीं थे और केवल लंबे समय के बाद ही सामने आएंगे, भले ही इस तलवार संप्रदाय को सार्वजनिक रूप से शक्तिशाली के रूप में मान्यता दी गई थी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। अन्यथा आह किंग को तुरंत पहचान लिया गया होता। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरों के द्वारा उसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाने लगा। आखिरकार उपस्थित सभी लोग युवा पीढ़ी की जानी मानी हस्ती थे। वे अनुभवी और जानकार थे और उनके पीछे की विरासत और उत्पत्ति आश्चर्यजनक थी। कुछ ही लोग थे जो उसकी उत्पत्ति के बारे में जानते थे। आह किंग के अलावा 25 या 26 वर्षीय सज्जन की पहचान भी आखिरकार पता चल गई थी। वह ढीले कृषकों में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो हाल ही में उठे थे। लोग केवल इतना जानते थे कि उन्हें यिनफी चेन कहा जाता था, बाकी वे कुछ नहीं जानते थे। जब से यिनफी चेन ने खेती करना शुरू किया था, उसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। विशेष रूप से समान साधना स्तर वाले लोगों के बीच वह अपराजेय था, इसलिए उसने अपने लिए एक नाम बनाया था। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के घेरे में यिनफी चेन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सकुशल बच निकलने में सफल रहा। यहाँ तक कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, यहाँ तक कि उसे घायल भी नहीं कर सकता था। वह सचमुच शक्तिशाली था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि यिनफी चेन ने पहले ही हेवंटियर की 5वीं परत में कदम रखा था। यही वजह है कि वह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के घेरे से बच निकला। ये विशेषज्ञ 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स द्वारा या तो भारी रूप से घायल हो गए या मारे गए। भले ही यिनफी चेन सकुशल बच निकले, वह केवल सकुशल बच सकता था। वह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की गति को रोक नहीं सका जो दुनिया को एकजुट करना चाहते थे। इतने शक्तिशाली 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का सामना करते हुए पूरा 10वां क्षेत्र दहशत की स्थिति में आ गया। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स स्पष्ट रूप से दूसरों को जीने का मौका नहीं दे रहे थे। शुरू करने के लिए केवल 10 स्थान थे और 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स में अभी भी 13 लोग थे। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि न केवल वे 10वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्थानों पर कब्जा कर लेंगे, बल्कि वे विश्व बाधा को भी तोड़ सकते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। यह असंभव नहीं था। इन शीर्ष विशेषज्ञों के मरने या छिपने के बाद नाइटमेयर दायरे में कोई नहीं था जो 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को दुनिया को एकजुट करने से रोक सके। जल्द ही 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने एक घोषणा जारी की। सभी को अपना नंबर टैग सौंपना था, वरना देखते ही मार दिया जाएगा। इस दबाव में बहुत से लोग, जिनकी मूल रूप से कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, आज्ञाकारी रूप से अपने नंबर टैग सौंप दिए। वे मूल रूप से अपनी ताकत में सुधार करने के लिए खजाने की खोज करने के लिए 10वें क्षेत्र में आए थे। उनमें से कई जानते थे कि वे 10 स्थानों में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने संकोच नहीं किया और खुशी खुशी अपने 10 नंबर के टैग सौंप दिए। हालांकि कई महत्वाकांक्षी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने नंबर टैग को सौंपने का विकल्प नहीं चुना। वे एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अंतिम क्षण तक हार मानने पर विचार नहीं करेंगे। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। इस महीने के दौरान पूरे 10वें दायरे में खून की आंधी आ गई थी। बहुत जल्द, चाहे उन्होंने आत्मसमर्पण करना चुना हो या छिपना और एक अवसर की प्रतीक्षा करना, वे सभी 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी की शक्तिशाली शक्ति के तहत कांपने लगे। पूरे 10वें लोक में कोई और ध्वनि नहीं थी। 10वें दायरे को जबरदस्ती दबाने के बाद 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने बड़ी संख्या में टैग एकत्र किए, जो दूसरों से कहीं आगे निकल गए। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, भले ही 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने 10वें दायरे में सभी स्थानों को ले लिया हो, फिर भी यह उनके लिए आपस में बांटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जल्द ही खबर आई कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स वर्ल्ड बैरियर को तोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के बिना बहुत से लोग और भी महत्वाकांक्षी हो गए। मूल रूप से शांतिपूर्ण 10वां क्षेत्र तुरंत फिर से रक्त के तूफान में डूब गया। हालांकि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने संख्या टैग का एक बड़ा हिस्सा ले लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों के पास मौका नहीं था। जब तक 2 महीने बाद युद्ध समाप्त होने के बाद 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की तुलना में उनके पास अधिक नंबर टैग थे, तब तक यह ठीक रहेगा। परीक्षक अंत में केवल लोगों के नंबर टैग को पहचानेंगे, व्यक्ति को नहीं। इससे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को उम्मीद जगी। अराजकता के बीच 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स द्वारा दबाए गए छिपे हुए विशेषज्ञों ने हड़ताल करने के लिए अराजकता का फायदा नहीं उठाया। वे या तो प्रतीक्षा कर रहे थे या 10वें क्षेत्र के गुप्त स्थानों की खोज कर रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह हमला करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। यह अराजक दृश्य 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के दूसरे स्थानों पर लौटने से पहले केवल आधे महीने तक चला। हालांकि बहादुर और उच्च उत्साही प्रस्थान की तुलना में जब वे वापस लौटे तो उनमें से केवल 10 थे। इसके अलावा वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी भी 3 सवार थे जो वापस नहीं लौटे, संभवतः अन्य लोगों में एक दुखद मौत मर गई। फिर
और खबरें आईं। ऐसा लगता था कि जब 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स 8वें दायरे में लड़ रहे थे तो उनका सामना शाही परिवार के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ से हुआ। अंत में उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनके पास 10वें दायरे में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के लिए, जिन्हें लंबे समय से कोई नुकसान नहीं हुआ था, यहां तक 3 सवारों को खोना निश्चित रूप से एक भारी नुकसान था। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की वापसी के कारण 10वें दायरे में हवा जम गई। मूल रूप से अराजक दृश्य तुरंत शांत हो गया। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स, जिन्हें 8वें दायरे में भारी नुकसान हुआ था, वे 10वें दायरे में लौट आए। उन्होंने अपने नंबर टैग पर अपना नियंत्रण बढ़ाया और हर जगह संघर्ष किया। जिसने भी विरोध किया उसे मार दिया गया। पूरा 10वां लोक शिकायतों से भर गया। बहुत से लोग उन विशेषज्ञों के लिए चिल्ला रहे थे जो 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के खिलाफ सेना में शामिल होने और 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की देखभाल करने के लिए लड़ सकते थे, 10वें दायरे में शांति लौटा रहे थे। ये चीखें ज्यादातर अनिच्छुक और महत्वाकांक्षी लोगों से बनी थीं। मूल रूप से किसी ने जवाब नहीं दिया और 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का मामला सुलझने से पहले और भी बुरी खबर आई। दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ विश्व बाधा को तोड़कर 10वीं दुनिया में प्रवेश करने वाले थे। दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ विश्व बाधा को तोड़कर 10वें क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। यह समाचार 10वें क्षेत्र में दुष्ट काश्तकारों के लिए अचानक से एक बोल्ट की तरह था। मूल रूप से 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के दबाव में उनके पास पहले से ही बहुत कम अवसर थे। अब उन्हें दूसरी दुनिया के विशेषज्ञों से मुकाबला करना था। उनके लिए निस्संदेह यह निराशा का एक रूप था, लेकिन कई लोगों के लिए वे यह भी समझते थे कि यह सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसका सामना दुष्ट काश्तकारों ने हर रॉयल कोर्ट स्ट्रगल में किया था। रॉयल कोर्ट स्ट्रगल केवल 3 महीने तक चलेगा। पहले महीने प्रत्येक दुनिया में लड़ाई होगी और रैंकिंग प्रारंभिक रूप से निर्धारित की जाएगी। दूसरे महीने में जो विशेषज्ञ अपनी अपनी दुनिया में विफल हो गए थे, वे रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के विशेषज्ञों ने वास्तव में 8वें क्षेत्र में शाही परिवारों के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना किया था, अकाट्य प्रमाण था। फिर आखिरी महीने में प्रत्येक दुनिया के शीर्ष 10 विशेषज्ञ युद्ध के लिए पहले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अंत में विजेताओं और हारने वालों का निर्धारण किया जाएगा और शीर्ष 100 को रॉयल कोर्ट द्वारा तैयार किया जाएगा। बेशक उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफी मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वे रॉयल कोर्ट में कुछ बड़े शॉट्स के भी पक्षधर होंगे और उन्हें शिष्यों के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। अन्य लोगों की तुलना में 10वें लोक की समग्र शक्ति स्वाभाविक रूप से सबसे नीचे थी और शाही परिवारों की प्रतिभाओं का मुकाबला कौन कर सकता था। हालांकि ये सभी व्यक्ति थे। दुष्ट काश्तकारों की समग्र शक्ति की तुलना हॉल और शाही परिवारों से नहीं की जा सकती थी। भले ही वे अरबों दुष्ट काश्तकारों से अलग खड़े हों, फिर भी हॉल और शाही परिवारों के विशेषज्ञों की तुलना में वे हीन थे। इसकी वजह यह भी थी कि दूसरी दुनिया के निराश विशेषज्ञ एक आखिरी लड़ाई के लिए 10वें दायरे में आना पसंद करेंगे। 10वें क्षेत्र के कई दुष्ट कृषकों के लिए यह किसी आपदा से अलग नहीं था। वे चाहे कुछ भी कर लें, वे इन विशेषज्ञों के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने अपने हिंसक विजय की डिग्री में वृद्धि का कारण एक तरफ सभी पक्षों को दबाने और पीछे को मजबूत करने के लिए किया था। यह किसी भी परेशानी को होने से रोकने के लिए था जब उन्होंने दूसरी दुनिया के विशेषज्ञों से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूसरी ओर यह पर्याप्त लाभ स्थापित करना था। जब तक नंबर टैग उनके हाथ में होंगे तब तक दूसरे चाहे कुछ भी करें, वे बच नहीं पाएंगे। 1 और 2 दिनों के बाद किसी ने पाया कि 10वें क्षेत्र की गहराई में महान पथ का एक टुकड़ा एक बार प्रकट हुआ था। जब यह खबर सामने आई तो इसने तुरंत ही पूरे 10वें लोक में हलचल मचा दी। 10वां क्षेत्र एक जंगली और अविकसित दुनिया की तरह था। स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने थे, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने चाहे किसी भी तरह के हों, महान पथ के एक टुकड़े की तरह महान पथ के एक दिव्य वस्तु के साथ तुलना करना असंभव था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो स्वाभाविक रूप से बढ़ सके। ग्रेट डाउ शून्य में छिपा हुआ था और सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। दूसरों के द्वारा टुकड़ों में तोड़ा जाना तो दूर की बात है। आमतौर पर भले ही कोई सर्वशक्तिमान कानूनों को तोड़ने में सक्षम हो, वे जल्दी से ठीक हो जाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति एक अरब में एक कही जा सकती है। इसलिए जब यह खबर सामने आई, हालांकि इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था, इसने तुरंत पूरे 10वें दायरे में सनसनी फैला दी। कई विशेषज्ञ तुरंत पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। यदि वे महान पथ के अंशों को हथियाने में सक्षम होते तो उनकी साधना एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम होती। यहां तक जो पहले औसत दर्जे के थे, उनके पास भी अब शीर्ष 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता होगी। इस तरह के प्रलोभन के सामने कोई विरोध नहीं कर सकता था। एक घाटी में येज़िवेन एक बार फिर अपने बंद कमरे के प्रशिक्षण से जागे। उसकी साधना अभी भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी थी और अभी भी सेलेस्टियल बीइंग क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर अटकी हुई थी।
पिछली बार उसने अंत में बड़ी मुश्किल से टूटने की भावना प्राप्त की थी, लेकिन जैसे ही वह टूटने वाला था उसे बाधित कर दिया गया था, और तब से वह उस भावना को फिर कभी नहीं पा सके थे। इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि स्वर्ग द्वारा दी गई चीज़ों को न लेने का क्या मतलब है, केवल दुर्भाग्य सहने के लिए। कभी कभी जब कोई अवसर आपके सामने रखा जाता है, यदि आप उसे संजोते नहीं हैं तो आप न केवल उस अवसर को खो देंगे बल्कि इसके और भी गंभीर परिणाम होंगे। उस अवसर को खो देने के बाद येज़िवेन की साधना में कुछ फंस गया था। वह बिल्कुल भी सुधार नहीं कर सका और अभी भी दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर अटका हुआ था। 1 महीने से अधिक समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। उनके लिए यह भी एक बड़ी यातना थी। सौभाग्य से उसके पास मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था जो किसी भी समय उसकी आत्मा को ठीक कर सकता था, ताकि वह चिंतित और भ्रमित न हो। हालांकि वह इस घाटी में छिपा हुआ था, लेकिन वह बाहर तूफान से अनजान नहीं था। महान पथखंड। इस प्रकार की स्वर्ग और पृथ्वी दिव्य वस्तु उसे अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। यदि वह महान पथ के टुकड़े को खा सकता है तो येज़िवेन की दायरे की समझ में निस्संदेह एक पागल सुधार होगा। जब तक उसकी दायरे की समझ में सुधार होगा तब तक उसकी ताकत में सुधार निस्संदेह निश्चित रूप से होगा। यह एक बड़ा पुल बनाने जैसा था। जहां तक इसे पानी से भरने की बात है, यह केवल कुछ ही समय की बात थी। मूल रूप से उसने बाहर जाने और अंत में लड़ने का चयन करने की योजना बनाई। चाहे वे पहले कितने भी भयंकर युद्ध क्यों न करें, अंत में वह हमेशा कुछ लोगों के हाथों में ही जाता है। उस समय वह फिर से उन थोड़े से लोगों की तलाश करता। क्या यह निस्संदेह पहले लगातार लड़ने से कहीं बेहतर नहीं था? इससे समय और प्रयास की बचत होती थी और उसके पास आगे बढ़ने के लिए अधिक समय हो सकता था। जब तक वह दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था, तब तक वह मछली पकड़ने के मंच पर बैठ सकता था और स्थिति को बदलते हुए देख सकता था। जब उसने आकाशीय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कदम रखा तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर के स्वामी के बराबर होगी। ऐसा गुरु अन्य लोकों में भी एक शीर्ष गुरु होना चाहिए जो अंतिम लड़ाई में भाग लेने के लिए पूरी तरह से योग्य हो। यह अफसोस की बात थी कि अब तक वह उस समय से टूटने का एहसास नहीं पा रहा था और अब ग्रेट पाथ के टुकड़े की खबर थी, इसलिए उसे बाहर आना पड़ा। केवल महान पथ के टुकड़े को खाकर ही मुझे थोड़े समय में फिर से टूटने का मौका मिल सकता है। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले ही यह ड्रैगन का पुल हो या बाघ की मांद, मुझे जाना ही होगा, येज़िवेन ने अपने आप से कहा। उसने घाटी के दूसरी तरफ देखा। किंग लुओ बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में पालथी मारकर बैठे थे। उसके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं था और उसके चेहरे पर कोई सुंदर मुस्कान नहीं थी, केवल उस तरह की अतुलनीय ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसके सामने संजिशी और लियू ज़ैफ़ान की मौत उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। यह एक अद्वितीय उत्तेजना थी। इसने उसकी दुनिया को अचानक उदास कर दिया। येज़िवेन के शब्दों से प्रेरित होने के बाद भी केवल एक ही चीज़ बची थी, वह थी निरंतर कड़ी मेहनत करने का विश्वास। केवल 1 महीने की छोटी अवधि में दिव्य अस्तित्व क्षेत्र, जो मूल रूप से थोड़ा सतही था, न केवल उसके द्वारा पूरी तरह से समेकित किया गया था, बल्कि दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर भी पहुंच गया था। इससे साबित हुआ कि येज़िवेन का शुरुआती अनुमान सही था। किंग लुओ में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन इस पहलू में उनमें स्वभाव की कमी थी। वह, जो अच्छी तरह से संरक्षित थी, ग्रीनहाउस में एक फूल की तरह थी, अपनी प्रतिभा को चरम पर पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। लेकिन संजिशी और लियू ज़ैफ़ान की मृत्यु उसकी आत्मा के लिए एक महान बपतिस्मा थी, जिससे उसकी आत्मा रातों रात बड़ी हो गई। येज़िवेन ने आह भरी, लेकिन जल्द ही उसने फिर से अपनी आत्मा को एकाग्र कर लिया। पुराने कुएं में कोई लहर नहीं थी और उसके दिमाग को हिलाना मुश्किल था। किंग लुओ, मैं बाहर जा रहा हूं, येज़िवेन ने कहा। वह जानता था कि वह उसे सुन सकती है। आखिरकार वह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं थी। किंग लुओ के जवाब देने के बाद कोई और आवाज नहीं आई और उसने दरवाजा बंद करना जारी रखा। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो आपको और अधिक सतर्क रहना चाहिए, हालांकि बाहर सरनियों की परतें हैं। अगर आपको वास्तव में कुछ गलत लगता है तो आपको पहले बच जाना चाहिए, येज़िवेन ने कहा। चूंकि शब्द बोले जा चुके थे, येज़िवेन ने अब और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत आकाश में एक कदम उठाया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। जैसे जैसे येज़िवेन पर्वत श्रृंखला के करीब आती गई, प्रकाश की अधिक से अधिक धाराएं आकाश में दिखाई देने लगीं। कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी इस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़े। न केवल मानव विशेषज्ञ बल्कि दानव पशु विशेषज्ञ भी, जो मूल रूप से 10वीं दुनिया के विभिन्न स्थानों में छिपे हुए थे, वे भी एक के बाद एक इस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़े। ये दानव पशु स्वामी लंबे समय से मानसिक थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनकी बुद्धि साधारण लोगों के अधीन नहीं थी। वे मानव स्वामियों को घेरने के लिए दानव पशु सेना को आदेश भी दे सकते थे। इंसान और जानवर आपस में मिले हुए थे, लेकिन इस समय इस बात की परवाह करने का किसी का मन नहीं था।
सभी के विचार केवल जल्द से जल्द पर्वत श्रृंखला पर जाने के थे, अन्यथा महान पथ के टुकड़े दूसरों द्वारा ले लिए जा सकते थे। जब ये जिवेन इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे, ठीक उन सभी लोगों की तरह जो उनसे पहले आए थे, उन्हें केवल एक ही तरह का एहसास था, और वह था, यह किस तरह की बकवास थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मूर्ख बनाया गया हो? इस बंजर पर्वत श्रृंखला को देखकर हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि पर्वत श्रृंखला विशाल थी और हजारों मील तक फैली हुई थी, फिर भी सभी के पास किस प्रकार की खेती थी। दिव्य विचारों के झोंके के साथ वे तुरंत इसे एक बार स्कैन कर सकते थे, लेकिन अपने शक्तिशाली दिव्य विचारों से उन्हें वास्तव में कोई समस्या नहीं मिली। दूसरे शब्दों में, यह एक बहुत ही साधारण पर्वत श्रृंखला थी। इसमें कोई खास बात नहीं थी। फिर वह महान पथखंड कहाँ है जो पाया गया था? हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। कुछ अधीर तो अफवाह फैलाने वाले को जान से मारने के लिए चिल्लाने भी लगे। वे हजारों मील दूर से आए थे और परिणाम केवल यही था। धत्तेरी की उल्लेख नहीं करने के लिए इन लोगों की खोज के तहत उन्हें वास्तव में वह व्यक्ति मिला जिसने कहा था कि उसने शुरुआत में महान पथखंड को देखा था। सभी की पूछताछ के तहत वह आखिरकार उगल दिया। यह पता चला कि ग्रेट पाथ का टुकड़ा मौजूद था, लेकिन यह हमेशा यहाँ दिखाई नहीं देता था। इसके बजाय यह एक अन्य उपस्थान में था। यह उप अंतरिक्ष समय समय पर 10वें दायरे में आ जाएगा। उस समय महान पथखंड यहाँ प्रकट होगा। यह सुनकर आखिरकार सभी ने इतना अधीर होना बंद कर दिया, क्योंकि चिंतित होना बेकार था। वे उस उपस्थान को खोजने के लिए शून्य में प्रवेश नहीं कर सके। इसके अलावा उस व्यक्ति के अनुसार अगला उपस्थान 3 दिनों में फिर से 10वें दायरे में आ जाएगा। सभी में अब भी थोड़ा सा धैर्य था। समय भी नोट के करीब आ रहा था। उपस्थान फिर से दिन ब दिन 3 दिन का समय चमक गया। इन 3 दिनों का समय निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोगों के लिए सहन करना बेहद कठिन था जिनके पास अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी। विशेष रूप से कई विशेषज्ञों के लिए जिनके पास अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उनमें ताकत की कमी थी। ग्रैंड डाउ फ्रैगमेंट उनके लिए एक ही समय में बाधाओं के माध्यम से चार्ज करने और कई प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एकमात्र तरीका था। 3 दिन बाद अंतरिक्ष में एक विशाल आभा फैलनी शुरू हुई। हर कोई विमान के तेज उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। हालांकि सामान्य लोगों के लिए अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव को महसूस करना असंभव था, इन आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए वे लंबे समय से दुनिया के साथ एक हो गए थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी भी बदलाव को महसूस कर सकते थे। जल्द ही सभी ने महसूस किया कि 10वें दायरे में आयामी टकराव का समय आखिरकार शुरू होने वाला था। गड़गड़ाहट। आकाश में स्थानिक उतार चढ़ाव की लहरें पानी की लहरों की तरह थीं। लहरों के घेरे बह गए। इस समय यह मूल रूप से बंजर पर्वत श्रृंखला बेहोशी से कुछ अलग दृश्य दिखा रही थी। डायमेंशनल स्पेस के कुछ दृश्य अचानक सबके सामने आ गए और इस पर्वत श्रृंखला के साथ ओवरलैप हो गए। शुल्क। कौन चिल्लाया किसी को पता नहीं चला। अचानक बहुत से लोग प्रकाश की धाराओं में बदल गए और अंदर चले गए। जब वे शून्य में पहुंचे तो शून्य पानी की सतह जैसा था। उतार चढ़ाव की लहरें थीं और हर कोई दौड़ पड़ा। ये जिवेन ने बहुत से विशेषज्ञों का बारीकी से पीछा किया और अंदर चली गई। हालांकि उन्होंने देखा कि यह एक बंजर आयामी स्थान था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की तुलना में 10वें क्षेत्र से प्राप्त एक छोटी सी दुनिया की भी तुलना नहीं की जा सकती। कोई जीवन भी नहीं था। हर जगह हिंसक अंतरिक्ष तूफान थे और हर जगह छेद भी थे। बहुत अराजकता फैल गई। उसके पास जीवित रहने के लिए बुनियादी तत्व बिल्कुल नहीं थे। स्विश। ये जिवेन अभी अभी उप अंतरिक्ष में पहुंचे थे और एक पल में उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत सूक्ष्म हवाएं उड़ रही थीं, चीख हड्डी भेदी स्टील के चाकू की तरह। उनके कपड़े उड़ रहे थे और उनके चेहरे पर खरोंच आ रही थी, जिससे उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। हर कोई इनके बारे में कम परवाह नहीं कर सका। उन्होंने अपनी ची ढालें और सीधे डायमेंशनल स्पेस के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। इस डायमेंशनल स्पेस के सबसे गहरे हिस्से में शून्य में तैरती रंगीन रोशनी के साथ एक मुट्ठी के आकार का टुकड़ा चमक रहा था। महान पथ टुकड़ा। सभी ने इस ग्रेट पाथ फ्रैगमेंट को देखा। हालांकि यह बड़ा नहीं था, यह बेहद भयानक था। इसके चारों ओर अनगिनत कानून प्रकट हुए और चमक उठे। हेवन टीयर के कुछ संभ्रांत वर्ग जो काफी तेज थे अभी अभी इस ग्रेट डाउ खंड की सीमा में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने केवल चीखों की एक श्रृंखला सुनी। जिस जगह में वे थे वह अचानक 2 हिस्सों में टूट गया और उनके पूरे शरीर भी अनिवार्य रूप से एक पल में 2 हिस्सों में टूट गए। अंतरिक्ष में दरारों से फटे होने के कारण वे सभी चिल्लाए। यह है एक स्थानिक टूटना। मौके पर कई लोग दंग रह गए। कुछ ज्ञानी लोग भी थे जिन्होंने पहचाना कि यह एक स्थानिक दोष था। इस तरह का स्थानिक दोष निस्संदेह योद्धाओं के लिए एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का जीवन था, इसे विभिन्न स्थानों में जीवित रहना पड़ा। यदि कोई स्थानिक दोष प्रकट होता है तो उसमें रहने वाला जीवन निस्संदेह मौके पर ही कट जाएगा, जब तक कि अंतरिक्ष के ढहने पर दृश्य का विरोध करने के लिए किसी का शरीर अत्याचारी न हो। ये जिवेन ने भी इस अंतरिक्ष दोष को पहचान लिया।
जब ग्रैंड डाउ फ्रैगमेंट ने कानूनों को प्रकट किया तो यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष के नियमों को प्रकट करता है। यही कारण है कि यह अन्य स्थानों के साथ असंगत है और अंत में इस तरह के स्थानिक दोष का गठन किया। अंतरिक्ष और समय के नियमों को सबसे रहस्यमय और समझने में कठिन कानूनों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। समय के नियमों को देवताओं के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह अफवाह थी कि देवताओं ने समय के रहस्य में महारत हासिल कर ली है, यही वजह है कि वे दुनिया के साथ हमेशा के लिए मौजूद रह सकते हैं। और अंतरिक्ष के नियमों को उन कानूनों के रूप में भी जाना जाता था जिनके साथ केवल हेवंटियर अभिजात वर्ग के पास ही शुरू में संपर्क में आने की योग्यता थी। अन्य कानूनों की तुलना में, चाहे वह अंतरिक्ष के नियम हो या समय के नियम, निस्संदेह वे थोड़े अधिक उच्च स्तर के प्रतीत हुए। शुल्क। हालांकि स्थानिक दोष से निपटना मुश्किल था, यह असंभव नहीं था। बहुत से लोग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उन्होंने अपने स्वर्ग स्तर के उपकरणों को उठाया और दौड़कर अंदर चले गए। उन्होंने आकाश स्तर के उपकरणों का उपयोग खुद को स्थानिक दोष से कटने से बचाने के लिए किया। और तारों में से एक रोशनी सबसे पहले चली। इसने मोर्चा संभाला और बहुत आगे था। इसने खुद को बचाने के लिए अंतहीन स्टारलाइट का इस्तेमाल किया और फिर यह ग्रेट पाथ फ्रैगमेंट की ओर बढ़ा। वित्यानजियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वास्तव में महान पथखंड का लालच करने की हिम्मत करते हो। इस समय आकाश से एक अत्यंत ठंडी आवाज आई। फिर 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स जो छिपे हुए थे अंत में मदद नहीं कर सके, लेकिन एक चाल चली। हालांकि गति के मामले में केवल 10 ही बचे थे, यह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वास्तव में यह पहले से थोड़ा अधिक मजबूत था। 8वें राज्य की लड़ाई ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया था। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स, क्या आप सभी लाभ लेना चाहते हैं? यह कैसे संभव है? इस समय वित्यानजियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसने मोर्चा संभाला और खुद को बचाने के लिए एक स्टार मैप बनाया। उसके पीछे 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने करीब से पीछा किया, थोड़ी सी भी हार नहीं मानी। लाभ होने पर आप मेरे बारे में कैसे भूल सकते हैं? इस समय एक और जोर की हंसी सुनाई दी और एक लंबा व्यक्ति सीधे युद्ध के मैदान में चला गया। यह कोई और नहीं बल्कि जूये था। 1 महीने पहले की तुलना में जूये की आभा और भी अथाह और भयानक हो गई थी। और एक आंकड़ा था जो और भी तेजी से आगे बढ़ा। एक पल में यह पहले ही भीड़ के नेता को पकड़ चुका था। यह यिन फी चेन था जिसकी पहचान अज्ञात थी। फिर एक और तलवार की रोशनी चमकी और एक पल में एक सियान आकृति उसके पीछे पीछे आ गई। यहाँ तक यूमैडन तलवार आहकिंग भी दिखाई दी। ये सभी अस्तित्व थे जो 10वें क्षेत्र में हवा को बुलाते थे और बारिश को बुलाते थे। हालांकि वे कुछ समय के लिए 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के तहत निष्क्रिय रहे थे, जब उन्होंने ग्रेट पाथ फ्रैगमेंट देखा तो वे एक के बाद एक दिखाई दिए बिना नहीं रह सके। इन लोगों के साथ घुल मिलकर येज़िवेन अब पीछे नहीं हटी। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति तुरंत उसके पीछे प्रकट हुई और एक पल में वह सीधे बिजली की तरह तेजी से भागा। बूम! स्पेस फॉर्ड ने येज़िवेन के शरीर को एक तेज ब्लेड की तरह बेरहमी से काट दिया। यह स्पेस मार्शल तकनीक का सबसे शक्तिशाली स्पेस ब्लेड था। उसे विरोधी के शरीर को काटने की भी आवश्यकता नहीं थी। यह सीधे उस स्थान को काट सकता है जहां प्रतिद्वंद्वी स्थित था और प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से इसके द्वारा काट दिया जाएगा। येज़िवेन ने केवल एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति को लगातार अपने शरीर को अलग करते हुए महसूस किया, जैसे कि वह एक निश्चित कानून के अनुसार उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ना चाहता हो। यह अंतरिक्ष की भयानक शक्ति थी। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अंतरिक्ष अशांति का सामना करने से डरते थे। अन्यथा यहां तक वे सीधे मौके पर ही मर सकते हैं। सौभाग्य से येज़िवेन ने पहले ही अत्याचारी बॉडी स्क्रिप्चर के 10वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। अगर यह 9वां स्तर होता तो शायद वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि स्वर्ग क्षेत्र के उन विशेषज्ञों की मौके पर ही मौत हो गई। इसका एक मूलभूत कारण भी था। येज़िवेन तुरंत नहीं रुकी। उसने कोई जादुई उपकरण भी नहीं निकाला। उसके शरीर के सभी छिद्रों ने उसके पूरे शरीर को ढंकने वाली सुनहरी दिव्यता को उगल दिया। एक पल में वह शक्तिशाली फाड़ बल को तुरंत दबाते हुए एक स्वर्ण देवता में बदल गया। उनका फिगर बिल्कुल भी बाधित नहीं हुआ था और उन्होंने मौके पर एक और कदम आगे बढ़ाया। हालांकि वह बाद में चला गया था, उसकी गति बहुत तेज थी। एक पल में वह पहले ही सबके कदमों की आहट पकड़ चुका था। धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? अचानक सामने से गाली की आवाज आई। उन्होंने देखा कि उसके शरीर के साथ एक अत्यंत भयानक घटना घटी थी। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से उसके बाल धीरे धीरे पीले और बर्फ सफेद हो रहे थे। उसका रूप एक पल में लगभग एक युवक से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया था। इतने कम समय में हजारों वर्षों तक उनकी जीवत्ता का उपभोग किया गया था। समय बहुत कम था, लेकिन परिवर्तन बहुत तेज था। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही बहुत गहरे भाग चुका था। हिस! सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। क्या हो रहा था? समय का नियम, यह समय का नियम होना चाहिए। किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रहा था। समय का नियम समय का सबसे रहस्यमय नियम निकला, जिसे केवल देवता ही पारंगत कर सकते थे। एक मार्शल कलाकार के लिए समय सबसे कठिन शक्ति थी, लेकिन यह वह शक्ति भी थी जिसे वे मास्टर करना चाहते थे। यहाँ तक जब योद्धाओं ने स्वर्ग को ललकारा और अपना भाग्य बदल दिया, तो क्या वे भी समय बीतने को रोकना नहीं चाहते थे? पहले अंतरिक्ष का नियम रास्ता रोक रहा था, और अब समय का नियम था। यहाँ तक 10वीं दुनिया पर प्रभुत्व रखने वाले ये ताकतवर भी नहीं टूट सके। यह अपने आप में एक तरह का आतंक था। निश्चित रूप से पर्याप्त। मैंने कहा कि ग्रेट वे कानून का टुकड़ा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यदि यह इतना आसान होता तो इसे स्वर्गीय न्यायालय के आधिपत्य के दौरान बहुत पहले ले लिया गया होता। लेकिन यह बहुत भयानक है। अभी भी एक स्थानिक गलती से जबरदस्ती गुजरने का एक तरीका है, लेकिन समय के नियमों की अभिव्यक्ति के बारे में क्या भले ही हम सभी युवा प्रतिभाशाली हैं और हम में से प्रत्येक के पास अभी भी कुछ हजार साल का जीवन काल है, लेकिन इससे पहले कि हम इस ग्रैंड डाउ फ्रेगमेंट के पक्ष में चार्ज कर सकें, हम शायद समय के नियमों से मर जाएंगे। कई लोगों को लंबे समय तक डर था, हालांकि उनके पास अभी भी हजारों साल का जीवन काल था, यहाँ तक कि वे इस तरह से उपभोग को सहन नहीं कर सकते थे। हर कोई अपने ट्रैक में रुक गया, यहाँ तक 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी, वेई तियानजियांग, यिन फीचेन, आकिंग, जूये और येजिवेन भी कोई अपवाद नहीं थे। कोई उनकी उम्र को मजाक में नहीं लेगा, विशेष रूप से जब उन्होंने देखा कि वेई तियानजियांग ने इतनी कम दूरी के लिए अंदर उड़ने के लिए हजारों वर्षों का जीवन व्यतीत किया था, तो यह उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए पर्याप्त था। येजिवेन, तुम अब भी सामने आने की हिम्मत करती हो। 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के पास आखिरकार यह देखने का समय था कि कितने प्रतियोगी थे, और उनमें से उन्होंने उम्मीद के मुताबिक एक शिवेन को पाया। हालांकि उपस्थित लगभग सभी लोग 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी द्वारा मारे गए थे, लेकिन वे निस्संदेह येजिवेन को सबसे अधिक मारना चाहते थे। येजिवेन न केवल 10वीं दुनिया पर हावी होने वाले उनके प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग परिवार के सिर पर एक बड़ा इनाम था। जब तक वे येजिवेन को मार सकते थे, इसे एक तीर से 2 शिकार करना कहा जा सकता था। चूंकि वे समय के नियम से निपटने के तरीके के बारे में नहीं सोच सकते थे, जहां समय का प्रवाह बेहद तेज था, यह स्पष्ट था कि 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी इन विरोधियों से छुटकारा पाना चाहती थी जो 10वीं के अपने वर्चस्व में बाधा डाल रहे थे। दुनिया पहले से गड़गड़ाहट। पूरे 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी ने चार्ज करना शुरू कर दिया, और एक पल में उनके चारों ओर अनगिनत भ्रम दिखाई दिए। वे सभी संहार की छाया थे, और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सैनिक और घोड़े बाहर निकल रहे हों। हालांकि वे केवल भ्रम थे, वे घातकता से रहित नहीं थे। यदि कोई इन भ्रमों को कम आंकने का साहस करता है, तो उसे देर सबेर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के अत्याचार को महसूस किया। अगर उन्होंने कहा कि वे हमला करेंगे, तो वे बिना किसी झिझक के हमला कर देंगे। वे इस 10वीं दुनिया के अधिपति थे, और एकमात्र अधिपति थे। शुआ। 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी की गति बेहद तेज थी। एक ही पल में वे पहले ही येक शिवेन के सामने हमला कर चुके थे। जब हर कोई अभी भी आकाश में फैले भ्रमों से बने खूनी युद्ध के मैदान को देख रहा था, 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी पहले ही येक शिवेन के सामने आ चुकी थी। येजिवेन ने अचानक महसूस किया कि एक तेज धार हवा में चुभ रही है, उसे भीतर बंद कर रही है और उसके शरीर को ढंक रही है। एक अतुलनीय रूप से भयानक लंबा भाला सीधे येक शिवेन की बाहों के सामने आ गया। येक शिवेन के आर पार भेदना चाहता था। इतना भयानक भाला, एक भयानक ताकत के साथ जिससे बचना मुश्किल था। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इससे बच नहीं सकता था। लोहे का भाला पहले ही एक पल में उसके 3 फीट के दायरे में आ चुका था, और एक पल में लगभग उसके सिर को भेदने वाला था। येजिवेन के चेहरे पर घबराहट का लेशमात्र भी निशान नहीं दिखा। इस समय वह पानी की तरह शांत, लहरों के बिना एक प्राचीन कुएं की तरह एक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। किसी भी तरह के उतार चढ़ाव के लिए उनके मन को झकझोरना मुश्किल था। झिंग। अचानक उनकी आंख खुल गई। असीम सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके सामने एक सुनहरी दीवार बन गई, जिसने भाले की रोशनी को एक पल में रोक दिया। बूम। लंबा भाला सीधे सुनहरी दीवार में घुस गया। उस लोहे के भाले में एक अद्वितीय और सर्वोच्च शक्ति थी। यह मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह था। सुनहरी दीवार को तोड़ने के बाद इसकी गति कम नहीं हुई, और यह तुरंत येक शिवेन के आंकड़े में प्रवेश कर गया। हुश। लंबा भाला सीधे येजिवेन के शरीर के आर पार हो गया और उस पर वार करने में विफल रहा। येक शिवेन के हमले को एक क्षण पहले विफल कर दिया गया था, लेकिन ये पहले ही येक शिवेन के लिए पर्याप्त समय जीत चुका था। हुश। जब येजिवेन की आकृति फिर से प्रकट हुई, तो वह पहले ही 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के बीच में पहुंच चुका था। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के कई विशेषज्ञ एक के बाद एक गरजने लगे। येक शिवेन ने उनके बीच में घुसने की हिम्मत की थी। यह बस उनका अपमान था। येजिवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और तुरंत मुक्का मारा।
इस मौके से पूरा शून्य फट गया और एक तेज और तेज भेदी आवाज सुनाई दी। बिजली की तरह तेज, सब कुछ एक पल में हो गया। 13 आयरन ब्लडड ईगल राइडर्स में से एक के पास चकमा देने का समय भी नहीं था। वह केवल सुनहरी मुट्ठी को और करीब आते हुए देख सकता था। टकराना। उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह था और येज़िवेन के मुके से वह और उसका घोड़ा उड़ गए। येज़िवेन के अत्याचारी शरीर स्तर 10 की भयानक शक्ति के साथ उसे इसमें कोई मार्शल आर्ट जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। पहाड़ों को भेदने और तारों को चूर चूर करने के लिए केवल शक्ति ही काफी थी। टकराना, टकराना, टकराना। वह और उसका घोड़ा कई बार जमीन पर उछले और फिर कोई आवाज नहीं हुई। वह एक झटके में गंभीर रूप से घायल हो गया था। धत्तेरी की। येज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि कई लंबे भले उस पर शून्य में बंद हो गए थे और भयानक भले की रोशनी एक भेदी प्रकाश की तरह थी। विशेष रूप से 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता वह और भी उग्र था। येज़िवेन वास्तव में उसके सामने 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के गठन में भाग गया था और अपने एक साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह बस एक बड़ा अपमान था। हुश। येज़िवेन के पीछे हवा और गड़गड़ाहट के पंख फिर से फैल गए और विशाल आकाश को फाड़ते हुए उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। यह टेलीपोर्टेशन की तुलना में बस तेज था। इस गति को प्राप्त करने के लिए आकाशीय क्षेत्र के अन्य गुरुओं को टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे केवल अपने भौतिक शरीर की गति से ही प्राप्त कर सका। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना भयानक था। लंबा भाला सुनहरी आकृति को भेद गया और केवल कुछ खून निकला। हालांकि येज़िवेन की गति तेज थी, उसका क्षेत्र अभी भी बहुत दूर था। मौके पर वह लंबे भाले से चुभ गया और खून खंभे की तरह फूट पड़ा। आपको पाया। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने रक्त का पीछा किया और तुरंत येज़िवेन के स्थान का पता लगा लिया। लंबा भाला लगभग नहीं रुका और शून्य में इशारा किया। टकराना। भाला क्यूई द्वारा शून्य को तुरंत फाड़ दिया गया और टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन येज़िवेन की आकृति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वास्तव में हास्यास्पद है, क्या आप मुझे इन खून के धब्बों पर भरोसा करके ढूंढ सकते हैं? 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के गठन में येज़िवेन की आवाज एक बार फिर सामने आई थी। उसके शरीर से खून बहना बंद हो गया था और उस पल में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक द्वारा यह छोटी सी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। धिक्कार है, अच्छा नहीं। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने तुरंत महसूस किया कि यह अच्छा नहीं था और सीधे मुड़ गया और एक शक्तिशाली ड्रैगन के साथ उसने शून्य में छेद किया और तुरंत येज़िवेन के सामने कील ठोंक दी। लेकिन इस समय पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन के दोनों हाथ अनगिनत तलवार क्यूई से लहरा रहे थे और एक पल में पूरा आकाश आधा कट जाने वाला था। पुची, पुची। मांस में तलवार की चुभन की 2 आवाजें सुनाई दी। खून के छींटे के साथ 2 भुजाएं ऊंची उड़ गईं और 2 शूरवीर अचानक चिल्ला उठे। येज़िवेन, जो उन दोनों के बीच सैंडविच बना हुआ था, ने तुरंत हमला किया और तलवार क्यूई ने सीधे उनके बाएं और दाएं हाथों में से एक को काट दिया। इतने कम समय में 2 और शूरवीरों को गंभीर चोटें आईं और वे सीधे विकलांग हो गए। एक क्षण में ही ऐसी अप्रत्याशित घटना हो चुकी थी। अच्छा, बहुत मजबूत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इतनी मजबूत होगी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि उसका पीछा किया गया था और गायब हो गया था, और मैंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का विरोधी नहीं था, लेकिन मुझे उससे इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि येज़िवेन 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता के विरोधी नहीं हैं। अगर पहले किसी ने ऐसे शब्द कहे होते तो शायद सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाते, क्योंकि फर्क क्या था? अब सबको पता चल गया था कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। येज़िवेन वास्तव में 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता के लिए एक मैच नहीं था, लेकिन वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह अन्य 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स पर अत्याचार करने में सक्षम था। इस तरह की असमानता को साधारण समय में एक बड़ी बात नहीं माना जा सकता है। चीकाह किंग, यिन फीचेन और अन्य लोगों की तरह, जो 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के हाथों से बच गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक जगह नहीं ली। एक फायदा और केवल अपनी रक्षा कर सकता था। लेकिन येज़िवेन की गति बहुत तेज थी, इसलिए 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह अन्य 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। बहुत मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स उससे पहले कुछ भी करने में असमर्थ थे। धिक्कार है, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो वहां आज्ञाकारी रूप से खड़े रहो और मुझे तुम्हें मारने दो। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता गुस्से में दहाड़ा। क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत आलसी हूं। तुम पर रक्त का ऋण है, ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं आया है। जैसा कि येज़िवेन ने कहा, वह तुरंत बाहर निकल गया, सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सीधे महान डाउखंड की ओर दौड़ा। अचानक सन्नाटा छा गया और हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। कोई व्यक्ति कितना भी कल्पनाशील क्यों न हो, उन्होंने शायद यह नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में ग्रेट डाउ फ्रैगमेंट की ओर भागेगा।
पागल है क्या, या यही सोचकर पागल हो गया है? नहीं, वह वास्तव में ठीक है। जल्द ही किसी को पता चला कि ये ज़िवेन, जो महान दाव खंड में पहुंचे थे, वास्तव में ठीक थे। वह वे त्यानजियांग की तरह नहीं था, जिसका जीवन काल सीधे समय की शक्ति से कम हो गया था। यह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि पास में समय की शक्ति न हो? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई हैरान था, विशेष रूप से वेई त्यानजियांग, जिसने अपने जीवनकाल के 1000 साल का उपभोग किया था। वह थोड़ा पागल भी था। क्यों क्यों प्रवेश करते ही उसने अपने जीवन के 1000 साल क्यों खो दिए? लेकिन ये शिवेन ठीक थे। वह तुरंत आकाश में फैली तारों की रोशनी से बाहर निकल आया और फिर से दौड़ पड़ा। हालांकि जिस क्षण वह अंदर पहुंचा, वह अपनी पटरियों पर रुक गया, क्योंकि उसे पता चला कि एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिस क्षण उन्होंने कदम रखा, उनके जीवनकाल के और 100 वर्ष व्यर्थ ही कम हो गए थे। वह उस रास्ते से भागा जिसमें ये ज़िवेन ने प्रवेश किया था, लेकिन ये ज़िवेन ठीक था, लेकिन उसने अपने जीवनकाल के 100 साल खो दिए थे, और उसके सिर पर और भी सफ़ेद हिस्से थे। यह कैसे संभव है? असंभव। सब दंग रह गए। यह एक शिवेन के अभी अभी भागते हुए आने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। यदि उसे कोई ऐसा मार्ग मिल जाता जो समय की शक्ति से प्रभावित न होता तो ठीक था, पर अब लगने लगा था कि स्पष्टतः ऐसा नहीं है। हर कोई स्तब्ध था, और वे केवल ये ज़िवेन को महान डाओ खंड के और करीब आते हुए देख सकते थे। यह है दिव्यता। दिलचस्प। ये ज़िवेन के शरीर पर सुनहरी रोशनी को देखकर यिन फीचेन की भौहें तन गईं, और ऐसा लगा जैसे उसने देवत्व को पहचान लिया हो। एक पल में ऐसा लगा कि वह कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर वह थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता था कि उसे थोड़ा पता चल गया था कि एक शिवेन महान डाओ खंड के आसपास क्यों भाग सकता है। समय एक ऐसा क्षेत्र था जिसे केवल देवता ही छू सकते थे, और देवत्व के संरक्षण के साथ समय के नियम के प्रवाह का विरोध करना वास्तव में संभव था। वास्तव में ये ज़िवेन समय के नियम के क्षरण का विरोध करने के लिए देवत्व पर निर्भर थे, लेकिन साथ ही उनके शरीर में दिव्यता का भी बड़ी मात्रा में उपभोग किया गया था, और हर मिनट और हर सेकंड में बड़ी मात्रा में दिव्यता का उपभोग किया गया था। ये ज़िवेन भी ऐसे माहौल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। इस ग्रेट डाउ फ्रेगमेंट के संचय से यहाँ का वातावरण लंबे समय से बदल गया था, और यह बहुत खतरनाक था। उसने अपने हाथ में ग्रेट पाथ फ्रेगमेंट को पकड़ा और पहले संभव क्षण में लगभग एक घूंट में निगल लिया। रुको। जब उन्होंने ये ज़िवेन को अपने पेट में महान डाओ टुकड़ा निगलते हुए देखा, तो बहुत से लोग तुरंत दहाड़े मारने लगे। क्या वे इस महान डाओ टुकड़े के लिए यहाँ नहीं आए थे? लेकिन अब यह वास्तव में ये ज़िवेन के हाथों में आ गया था। उनके दिल से बस खून बह रहा था। माई ग्रेट वे फ्रेगमेंट, मेरा महान तरीका टुकड़ा, विशेष रूप से तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स, वे और भी उग्र थे। ये शिवेन ने उनमें से कई को एक सांस में घायल कर दिया था। इस समय वे कैसे क्रोधित नहीं हो सकते थे? लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्पेस फॉल्ट का सामना करते हुए उनके पास दौड़ने का एक तरीका था, लेकिन समय की अशांति का सामना करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अभी अभी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने समय की अशांति में भागने की कोशिश की। अंतिम परिणाम या तो वे त्यानजियांग की तरह हजारों साल का जीवनकाल था, या वे अंततः एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर गए जहां वे केवल एक कछुए की गति से आगे बढ़ सकते थे। अन्य 1 वर्ष तक चले, लेकिन वे केवल 1 सेकंड के लिए ही चल सके। अंत में हर कोई केवल उन्हें धीरे धीरे चलते हुए देख सकता था, जैसे कि वे धीमी गति वाली फिल्म में हों। ये ज़िवेन ने उपहास किया। वह कैसे नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे थे? लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। ये सब भेड़िए थे। अगर वह जरा सा भी लापरवाह होता तो वह उन लोगों द्वारा मारा जा सकता था जो पहले ही उन्माद में मारे जा चुके थे। और इस समय उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जिस क्षण यह ग्रेट वे फ्रेगमेंट उसके पेट में निगल गया, अंतरिक्ष और समय के अनगिनत नियम अचानक उसके शरीर में प्रकट हो गए। कुछ तेज थे, कुछ धीमे थे। यदि यह केवल अंतरिक्ष के नियम होते तो यह ठीक होता। उनका शरीर पहले से ही अविनाशी वज्र के स्तर तक संवर्धित किया जा चुका था। चाहे उसकी त्वचा हो या आंतरिक अंग, वे पहले ही अत्यंत शक्तिशाली स्तर पर पहुंच चुके थे। लेकिन ये ज़िवेन के पास समय को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए एक बहुत ही अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। उसका सिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसके अंग छोटे और छोटे होने लगे। यह पूरी तरह से असमान समय अशांति के कारण हुआ था। पागल है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सीधे बुढ़ापे से मर जाएगा। ये ज़िवेन को इस तरह देखकर बहुत से लोग तुरंत खुश हो गए। यदि वे इसे प्राप्त नहीं कर सके तो यह दूसरों के लिए अच्छा था कि वे इसे प्राप्त न करें। विशेष रूप से यह व्यक्ति वास्तव में ये ज़िवेन था। उनमें से 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स बहुत खुश महसूस कर रहे थे, लेकिन वे लंबे समय तक खुश नहीं रहे। जल्द ही उन्हें पता चला कि ये ज़िवेन का शरीर सुनहरी रोशनी से खिल उठा था, जिसका इस्तेमाल समय की शक्ति का विरोध करने के लिए किया गया था। एक पल में समय की शक्ति के पास एक शिवेन के शरीर को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन इसकी कीमत यह थी कि ये ज़िवेन की दिव्यता की खपत अचानक तेज हो गई।
काल सत्ता की 2 परतों के क्षरण को छोड़कर उसके शरीर में स्थित देवत्व आश्चर्यजनक गति से भस्म हो गया। दिव्यता स्वयं एक ऐसी शक्ति थी जो केवल देवताओं के पास ही हो सकती थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे नश्वर लोग धारण कर सकते थे। तू जिवेन ने बड़ी दृढ़ता के साथ सोने के अत्याचारी रूप का अभ्यास किया था और दिव्यता उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर को रूपांतरित किया था। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन दानव द्वीप पर दानव जानवरों के शिकार से जो देवत्व प्राप्त हुआ था वह लंबे समय तक समाप्त हो जाता अगर उसने ऐसा नहीं किया होता। इसलिए भले ही उसने सोने के बने अत्याचारी रूप की सफलतापूर्वक खेती की हो, वह शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि दिव्यता को बहुत जल्दी भस्म कर दिया जाता तो इसे फिर से भरने में बहुत समय लगता। लेकिन इस समय ग्रेट डाओ अंशों को पचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह केवल उस देवत्व को दे सकता था जो लंबे समय से जमा हुआ था, उसे पागलपन से भस्म कर दिया गया था। उसने अपने दांत पीस लिए, उसके शरीर में रहस्यमय स्थान पागलपन से काम करना शुरू कर दिया और त्यानेवान मिरर में स्पिरिट क्रिस्टल भी पागलपन से उपभोग करने लगे। यक्षिवेन के इतिहास में यह सबसे भयानक खपत थी। अतीत में प्रति सेकंड लाखों स्पिरिट क्रिस्टल की खपत पहले से ही बहुत भयानक थी, लेकिन अब प्रति सेकंड करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल की खपत अक्सर लाखों स्पिरिट क्रिस्टल की खपत होती थी। द ग्रेट डाओ के टुकड़े किसी भी मार्शल आर्ट से अलग थे जो येजिवेन ने पहले प्राप्त किए थे। पिछली सभी मार्शल आर्ट में कृत्रिम निशान थे और उन्हें कुछ हद तक सरल बना दिया गया था, या ग्रेट डाओ के निशान को मार्शल आर्ट में बदल दिया गया था जिसे स्वयं समझा जा सकता था। लेकिन इस ग्रेट डाओ अंश की शैली बिना किसी संशोधन के मौलिक थी। येजिवेन के लिए सामान्य दिनों में वह केवल थोड़ी सी समझ को छू सकता था। सौभाग्य से उसने इस दौरान बहुत से स्वामी को मार डाला था और ये सभी दिव्य क्षेत्र के स्वामी थे। उनमें से प्रत्येक के पास अरबों स्पिरिट क्रिस्टल थे और कुछ के पास दसियों अरबों स्पिरिट क्रिस्टल भी थे जो येजिवेन की वर्तमान खपत का समर्थन कर सकते थे। अन्यथा भले ही उन्होंने ग्रेट डाओ खंड प्राप्त किया हो, इस तरह के पागल विश्लेषण को अंजाम देना असंभव होगा। अब जब उसने इसे सीधे अपने पेट में निगल लिया तो वह केवल यह महसूस कर सकता था कि ग्रेट डाओ अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट था, जैसे कि आकाश में नहीं देखे जा सकने वाले सितारों को देखने के लिए अचानक उसकी तरफ पकड़ लिया गया हो। आत्मज्ञान की रात, स्वर्गारोहण का दिन, यह इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में केवल यही वाक्य बचा था और बाकी सब कुछ पागलपन से ग्रेट डाओ खंड में निहित जानकारी को अवशोषित करने के लिए काम कर रहा था। मूल रूप से येजिवेन के लिए सीधे इसकी व्याख्या करना और इसे समझना असंभव था, लेकिन रहस्यमय स्थान की शक्ति के साथ वह वास्तव में इसकी व्याख्या कर सकता था। जब दूसरे लोगों ने देखा कि येजिवेन न केवल समय की शक्ति से नष्ट नहीं हुई है, बल्कि इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह इसे आसानी से कर रही है, तो वे बेहद चौंक गए और लगभग मौत से डर गए। यहाँ तक उन्होंने यक्षिवेन की तरह इसे सीधे निगलने के बारे में नहीं सोचा था। अधिक से अधिक वे इसे इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके पास इसे समझने का कोई तरीका है या इसे अपने स्वामी के पास वापस ला सकते हैं। यदि वे ग्रेट डाओ अंश प्राप्त कर सकते हैं तो चाहे कुछ भी हो, इसे व्यर्थ यात्रा नहीं माना जाएगा। यहाँ तक 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स और अन्य, चाहे वे येजिवेन से कितनी भी नफरत करते हों, इस समय स्तब्ध थे। क्या वह अब भी एक इंसान था? उसका शरीर इसे कैसे झेल सकता था? असामान्य। यह जितना अधिक था, उनकी आंखों में हत्या का इरादा उतना ही तीव्र हो गया। ऐसे व्यक्ति को विकसित होने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे वास्तव में समाप्त हो सकते हैं। इस समय यक्षिवेन को नहीं पता था कि हर कोई अपने दिल में क्या सोच रहा था। अब वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता था कि वह जितनी जल्दी हो सके ग्रेट डाओ के टुकड़े को पचा ले। जैसे जैसे वह अधिक चीजों को पचाएगा, उसकी खेती में भी सुधार होगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो थोड़े समय में किया जा सके। यदि यह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी सील शब्द था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो वह अंत में इसे सील कर देता। वैसे भी उसके शरीर में काफी अजीब चीजें थीं, इसलिए थोड़ा और मायने नहीं रखता था। उसने केवल यह महसूस किया कि वह लगभग महान दाव की समझ से ग्रस्त था और उसके पूरे शरीर में एक सहज अनुभूति थी। इस भावना की तुलना में अन्य चीजें बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं थीं और उन्होंने धीरे धीरे खुद को ग्रेट डाओ में खो दिया। यदि यह जारी रहा तो उसका पूरा शरीर सीधे मौके पर महान दाव में परिवर्तित हो सकता है और अंत में अनजाने में महानताओं के साथ मिलकर शून्यता में बदल सकता है। यदि यह मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं था जो उसे हर महत्वपूर्ण क्षण में वापस खींच लेता, तो वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि महान दाव की उनकी समझ लगातार गहरी हो रही थी, लेकिन दूसरों की नज़र में यह येजिवेन की साधना थी जो लगातार आसमान छू रही थी। बीच बीच में उसकी सांसें आसमान छूतीं। क्यूई और खून क्यूई के एक विशाल स्तंभ में आपस में जुड़ गए, आकाश में उड़ गए और मंडलियों में बह गए, जिससे उनके शरीर के चारों ओर क्यूई का एक विशाल बवंडर बन गया। देखने वालों के होश उड़ गए। क्या यह अभी भी दिव्य अस्तित्व क्षेत्र का पहला स्तर था? सेलेस्टियल बीइंग रियलम का पहला स्तर पहले से ही इतना भयानक था।
यदि वह सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है तो यह कितना भयानक होगा। लेकिन उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ये ज़िवेन, जो मूल रूप से सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के पहले स्तर के शिखर पर थे, अंत में एक जोरदार धमाके के साथ सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के दूसरे स्तर पर पहुंचे। बूम! उसके शरीर में एक भयानक सांस दौड़ गई और यहां तक आसपास के समय की अशांति भी थोड़ी हिल गई। जैसा कि उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी, ग्रेट डाउ खंड प्राप्त करने के बाद उनका पूरा शरीर ज्ञान की स्थिति में आ गया और उनकी साधना में वृद्धि जारी रही। सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं हुआ। इसके विपरीत वह तब तक ऊपर उठता रहा जब तक कि वह सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के दूसरे स्तर के शिखर पर नहीं पहुंच गया और फिर रुक गया। ये ज़िवेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में ज्ञान की इस अवस्था से उठने की अनिच्छा थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान की एक रात, स्वर्गारोहण का एक दिन। वह सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के तीसरे स्तर तक या यहां तक चौथे स्तर तक दौड़ना जारी रख सकता था, लेकिन स्पिरिट क्रिस्टल लगभग समाप्त हो चुके थे। दसियों लाख प्रति सेकंड की खपत, भले ही उसने इस समय के दौरान बहुत कुछ हासिल किया हो, लगभग थोड़े समय में ही समाप्त हो गया था और यह उसके लिए समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा उनकी दिव्यता लगभग भस्म हो गई थी। यदि यह जारी रहा तो समय की इस शक्ति से देर सबेर उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि एक झटके में सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल की शेष औषधीय शक्ति का भी सेवन किया गया था और सभी उनकी मार्शल शक्ति में बदल गए थे। सबकी नजरों में ये ज़िवेन धीरे धीरे उठी और उसके शरीर की भयानक गति धीरे धीरे फूट पड़ी और सुनहरी क्यूई और खून एक तूफानी समुद्र की तरह उमड़ पड़ा। छद्म दाव रून सील के साथ ग्रेट डाउ के टुकड़े को सील करने के बाद ये ज़िवेन ने 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को देखा और ठंड से कहा, आप अभी भी नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में लालची हैं, जैसे एक सांप कोशिश कर रहा है हाथी को निगल जाना। यदि स्वर्ग चाहता है कि लोग मरें तो उन्हें पहले लोगों को पागल बनाना होगा। मुझे लगता है कि यह तुम ही हो जो मरोगे। बाहर आओ और अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो हमसे निष्पक्ष और चौकोर लड़ो। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का एक शूरवीर इस समय ये ज़िवेन के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक चिल्लाया, एक निष्पक्ष और चौकोर लड़ाई, जैसी आपकी इच्छा, ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। बैंग! उसने अचानक जमीन पर कदम रखा और शून्य अचानक ढह गया और एक शक्तिशाली बल तुरंत फैल गया। हुश! उसकी आकृति एक गगनभेदी ध्वनि के साथ शून्य से गुजरी और आकाश उसके बाद की छवियों से भर गया। एक पल में वह पहले ही शूरवीर के सामने आ चुका था। रुकना! 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! तेज आवाज के साथ नाइट के सिर को ये ज़िवेन ने अपने घोड़े के साथ जमीन में दबा दिया। धुएं और धूल में ये ज़िवेन की आकृति एक दानव की तरह थी। और कौन निष्पक्ष और वर्ग लड़ना चाहता है? और कौन निष्पक्ष और चौकोर लड़ना चाहता है? धुएं में ये ज़िवेन का शरीर शैतान जैसा था। उनकी बर्फीली टकटकी ने लोगों को कांपने का कारण बना दिया। ये ज़िवेन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और शूरवीर को पकड़ लिया, जिसे उसके द्वारा जमीन में दबा दिया गया था, त्यानयुवान दर्पण में। वह पहले ही ये ज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था, इसलिए उसके पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। आप उसका क्या करने जा रहे हैं? एक शूरवीर गुस्से से दहाड़ा। जो व्यक्ति तुम्हें मारेगा वह मैं नहीं हूं, कोई और मारेगा, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। शुआ! उनकी आकृति शून्य में गायब हो गई, केवल एक आफ्टर इमेज छोड़कर जो जल्दी से गायब हो गया। हर कोई सावधान रहें, फॉर्मेशन में आएं। इस समय 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता तेजी से चिल्लाया। 6 शूरवीर एक घेरे में इकट्ठे हो गए। उनके लिए जो युद्ध के मैदान से आए थे, असली शक्ति गठन के बाद भी ताकत थी। शायद वे अकेले सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने 10 से अधिक लोगों की एक टीम बनाई तो उनके गठन की शक्ति एक ही स्तर के 10 स्वामी को एक पल में मारने के लिए पर्याप्त थी। इस समय 8वीं दुनिया में गिरे 3 लोगों के अलावा एक जिसे ये ज़िवेन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, अन्य 2 जिनके हाथ ये ज़िवेन ने काट दिए थे और एक जिसे ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था ज़िवेन, कुल 6 लोग बचे थे। हालांकि गठन के बाद उनकी गति अचानक बदल गई, तुरंत बढ़ती हुई, भयानक और अद्वितीय, सभी दिशाओं में व्यापक। एक पल पहले की तुलना में यह बस अतुलनीय था। यदि स्वामी उनसे अधिक बलवान होते तो भी उनसे सीधे युद्ध करना असंभव था। यह सैन्य गठन की भूमिका थी। सामान्य संरचनाओं की तुलना में सैन्य गठन का झुकाव हत्या के पहलू पर अधिक था और इसकी शक्ति अधिक जबरदस्त और भयानक थी। यह समान स्तर के लगभग सभी बिजली घरों को मारने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वे युद्ध के अनुभव के धनी थे। भले ही केवल 2 लोग बचे हों, फिर भी वे थोड़ी सी भी कमजोरी के बिना सैन्य गठन कर सकते थे। यह बहुत देर हो चुकी है। उनमें एक शिवेन की ठंडी आवाज दिखाई दी। हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। इस समय 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता अचानक घूम गया और जेन युआन उसके पूरे शरीर से पागल हो गया।
लंबा भाला एक लंबे ड्रैगन में बदल गया और तुरंत ही एक शिवेन की ओर बेधा, बेहद भयानक। शून्य बिखर गया और एक भयानक तूफान में बदल गया जो तुरंत एक शिवेन की ओर बढ़ा। सेलेस्टियल बीइंग रियलम के 5वें स्तर के एक मास्टर की भयानक लड़ाई शक्ति तुरंत परिलक्षित हुई। उनके पास अकल्पनीय ताकत थी। इस बार येशिवेन ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली खोली। बजना, भाले की नोक उसकी हथेली में जमकर चुभी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मांस में घुस गया हो। इसके विपरीत 13 आयरन ब्लडड ईगल कैवलरी के नेता स्पष्ट रूप से भाले के माध्यम से तुरंत एक भयानक शक्ति महसूस कर सकते थे और वापस उस पर वापस आ सकते थे। धातु के टकराने की आवाज आई। अंतहीन तूफान, भयानक तीक्ष्णता, जो कुछ भी रोका नहीं जा सकता था, वह एक पल में टुकड़ों में बिखर गया। उसका हाथ हिंसक रूप से कांपने लगा। जब उसने फिर से अपनी हथेली को देखा तो वह पूरी तरह से खुल गई थी और मांस और खून की गंदगी थी। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह अपने भौतिक शरीर को अच्छी तरह जानता था। युद्ध के मैदान में एक सैनिक के रूप में उनका भौतिक शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था। हालांकि इस समय उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल पीछे हटने के बल से खुल गया था। यह कुछ ऐसा था जो अपने आप में असंभव था। और इस समय जब वह विस्मय में था, एक पल में एक तेज आवाज निकली, उसके बाद शून्य फाड़ने की एक बेहद चुभने वाली ठंडी आवाज। एक नाइट को येशिवेन ने मौके पर ही मुक्का मार दिया। येशिवेन के मुंह से ड्रैगन घोड़े का सिर मौके पर ही टूट गया और शूरवीर की छाती पर भी येशिवेन ने मुक्का मारा। उसके शरीर पर लगे लोहे के कपड़े इंच इंच करके बिखर गए और उसका शरीर एक पतंग की तरह टूट गया, जो एक टूटी हुई डोर के साथ एक पर्वत शिखर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। एक पल में एक और शूरवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना मजबूत, वह हास्यास्पद रूप से मजबूत है। अभी की तुलना में वह एक अलग व्यक्ति की तरह है। यह बस अविश्वसनीय है। उसने सेलेस्टियल बीइंग रियलम के पहले स्तर से सेलेस्टियल बीइंग रियलम के दूसरे स्तर में कदम रखा और वह वास्तव में इस हद तक मजबूत है। यह बस डरावना है। वास्तव में ऐसा राक्षस है। यह वास्तव में भयानक है। बजना, बजना, बजना। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के शेष कुछ शूरवीर तुरंत क्रोधित हो गए। कई लोहे के भाले तुरंत विशाल आकाश में घुस गए, आकाश में एक बड़े जाल में उलझ गए, निर्वात को कुचल दिया और सीधे येशिवेन की ओर झपटे। यदि यह पहले से येशिवेन होता तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाता। लेकिन अब जब उसने दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कदम रखा था तो उसकी साधना में पहले से ही धरती को हिला देने वाले बदलाव आ चुके थे। हुश, ये लोहे के भाले तुरंत येशिवेन के शरीर में घुस गए, लेकिन केवल सुनहरी रोशनी को ही भेद पाए। अगले ही पल येशिवेन एक बार फिर उनके सिर के ऊपर दिखाई दिया और अचानक अपने पैर से नीचे गिर गया। यह एक साधारण पैर था, लेकिन यह बेहद तेज था और माउंट ताई जितना भारी भी था। एक शूरवीर समय पर चकमा नहीं दे सका और येशिवेन द्वारा लात मारी गई। टकराना, वह जिस ड्रैगन घोड़े पर सवार था उसके सारे अंग टूट गए थे और वह एक उदास चीख के साथ खून की उल्टी करते हुए मर गया। लेकिन यह शूरवीर ज्यादा बेहतर नहीं था। येशिवेन के 10वें स्तर के अत्याचारी शरीर की शक्ति बहुत भयानक थी। केवल एक लात से उसके शरीर की सारी हड्डियां मानो एक पल में टूट गईं और उसे न जाने कितने टुकड़े हो गए। टकराना, उसका पूरा शरीर येशिवेन की लात से उड़ गया था और एक तोप के गोले की तरह वह सीधे एक पर्वत शिखर से टकराया और केवल रुक गया। चार और येशिवेन की ठंडी और निर्मम आवाज शेष कुछ शूरवीरों के कानों तक पहुंची। इस समय उनकी ठंडी आंखों में डर का एक संकेत आखिरकार चमक गया। वे इससे पहले कभी इतने भयभीत नहीं हुए थे। वे हजारों लोगों से बच गए थे और वे हमेशा दूसरों को मृत्यु का भय देते थे। येशिवेन की तरह कोई भी उन्हें निराश नहीं कर सकता था। वह एक दानव देवता की तरह था और वे उसके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। माफ कर, इतना मजबूत, जू ये ने अपने होठों पर हाथ फेरते हुए कहा। भले ही उसे अब कुछ भरोसा हो, लेकिन उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह मरे हुए कुत्तों की तरह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की देखभाल कर सकता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने येशिवेन को देखा तो उसकी आंखों से युद्ध के इरादे उमड़ पड़े थे, जैसे उसे एक उत्कृष्ट प्रतिद्वंद्वी मिल गया हो। तुम हिम्मत करो, तुम उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करो। 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी के नेता के मुंह से एक ठंडी और थोड़ी कर्कश आवाज निकली। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह ठंडी थीं और इस समय यह एक घायल जानवर की दहाड़ जैसी थी। आज मैं तुझे बिना कब्रगाह के ही मरवा दूंगा। वह पहले से ही बहुत क्रोधित था और उसके शरीर से रक्त क्यूई के घेरे निकल रहे थे। उसकी जानलेवा आभा एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी, जो एक आंधी में बदल गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। यह आंधी अनगिनत रक्त क्यूई और जानलेवा आभा के साथ मिश्रित थी। यह अत्यंत भयावह थी। कितना भयानक जानलेवा आभा है। इसे हासिल करने के लिए उसने कितने लोगों को मार डाला। किसी ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज कुछ कांप रही थी। ऐसा कहा जाता है कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स ने लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से अपना रास्ता मार डाला।
अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है। लोगों का एक भयानक समूह। कोई बात नहीं, वह आकाशीय क्षेत्र के 5वें आकाश के शिखर पर एक भयानक अस्तित्व है। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके शरीर पर प्रभावशाली आभा थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी, जैसे कि वह नरक से असुर का वध कर रहा हो। कोई नहीं जानता था कि क्यूई रक्त कहाँ से आया था, लेकिन यह उसके लंबे भाले में संघनित हो गया और वास्तव में बूंद बूंद करके यह उसके लंबे भाले पर गिर गया। जमीन पर टपक कर इसने पूरी जमीन को भिगो दिया। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। मेरे लिए मरो। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की भव्य आभा आखिरकार चरम पर पहुंच गई। उसकी अभी की तुलना में यह ज्ञात नहीं था कि वह कितने गुना अधिक शक्तिशाली था। जाहिर है, उसने युद्ध के मैदान की किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। आज मैं तुझे इस संसार में आकर पछताऊंगा और बिना कब्र के मरूंगा। वह दहाड़ता है और उसके नीचे का ड्रैगन हॉर्स भी अपने मालिक की शक्तिशाली जानलेवा आभा को महसूस करता है और उसके शरीर पर तराजू भी लाल हो जाता है। यह ड्रैगन हॉर्स जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक बुरा सपना था जो ब्लड लेक हिल से रेंग कर निकला था। गड़गड़ाहट। ड्रैगन हॉर्स आखिरकार चला गया और विशाल आकाश में चला गया। यह जहां भी गुजरता शून्य बिखर जाता और शॉकवेव्स के कारण होने वाली शक्तिशाली शॉकवेव्स गगनभेदी थीं। और 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का वीर नेता जो इस ड्रैगन हॉर्स पर सीधा बैठा था, एक भगवान की तरह था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक अप्रतिम भव्य आभा फैल रही थी, मानो वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती हो। उसका लंबा भाला तुरंत चला गया और शक्तिशाली और तेज भाला प्रकाश एक विशाल महासागर की तरह उछल पड़ा। तारकीय आकाश सभी दिशाओं में ढह गया और जहां भी उसके भाले की नोक गुजरी, एक बड़ी दरार खुल गई। उस भयानक जानलेवा आभा को जारी किया गया था और कई विशेषज्ञ जो दूर से लड़ाई देख रहे थे मदद नहीं कर सके, लेकिन पीला पड़ गया। वे डर के मारे डगमगाने लगे, मानो उन्हें किसी भूत या देवता का दर्शन हो गया हो। बजना। भाले की नोक विशाल आकाश के माध्यम से फट गई और एक पल में यह पहले से ही येजिवेन की भौहें तक पहुंच गई थी, जैसे कि यह अगले सेकंड में येजिवेन के सिर को उड़ा सकती थी। हालांकि इस तरह के अद्वितीय हमले के सामने येजिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसके बाल झड़ गए और उसके पूरे शरीर में खून तुरंत उबल गया। उसने अपने बड़े हाथ फैलाए और अचानक उस लंबे भाले की ओर लपका। बजना। सोने और लोहे के टकराने की आवाज सुनाई दी और भाले की नोक येजिवेन की हथेली तक पहुंची, लेकिन यह येजिवेन की हथेली को बिल्कुल भी नहीं भेद सका, जैसे कि अभी की स्थिति थी। सन्नाटा था और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल पूरा शून्य पागलपन से चकनाचूर होने लगा और ढह गया। दोनों के बीच टकराव की शक्ति सीधे बह गई और एक गड़गड़ाहट के साथ यह एक पागल तूफान में बदल गया, सभी दिशाओं में बह गया। हवा में सबके कपड़े उड़ गए, लेकिन सब चौंक गए। हर कोई हैरान था कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता इस तरह के एक अद्वितीय हमले को अंजाम देने में सक्षम था। यदि वे उसकी जगह होते तो क्या वे इसे रोक पाते? जल्द ही सभी ने अपना सिर हिला दिया। यह असंभव था। इस तरह के एक अद्वितीय हमले, यहां तक दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक वास्तविक विशेषज्ञ भी भाले से तुरंत बे जाएगा। पहले जब उन्होंने येशिवेन को उसे मूर्ख बनाते देखा तो उन्होंने सोचा कि वह अक्षम है। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था कि वह अक्षम था, लेकिन येशिवेन वास्तव में बहुत भयानक था। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता के अद्वितीय हमले से हर कोई चकित था, लेकिन वे येशिवेन की अजेय बहादुरी से और भी चकित थे। इस तरह के हमले के सामने वह वास्तव में बोल्डर की तरह गतिहीन रहने में सक्षम था। ऐसा हो ही नहीं सकता। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? कहा जा सकता है कि उनके भाले ने एक अभूतपूर्व शक्तिशाली बल को नष्ट कर दिया था। उसका अनुपम भाला वास्तव में येशिवेन को थोड़ा भी डगमगाने नहीं दे सका। यह असंभव क्यों है? क्या आप अभी भी समझते हैं? जिस क्षण से मैंने आकाशीय क्षेत्र के दूसरे आकाश में कदम रखा है, आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। येजिवेन ने ठंडेपन से कहा। भीड़ को नीचे देखते हुए उसकी आंखें धमकी दे रही थीं। मुझे विश्वास नहीं होता। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता तुरंत एक और भी शक्तिशाली रक्त क्यूई के साथ भड़क उठे। उसका पूरा शरीर रक्त क्यूई से ढका हुआ था, जैसे कि इस रक्त क्यूई ने उस पर आक्रमण किया हो, लेकिन उसकी गति और भी अधिक शक्तिशाली थी। उसने अपने हाथ में रक्त लाल भाला पकड़ा, उसे येजिवेन की ओर इशारा किया और तुरंत बाहर निकल गया। जिस अजगर के घोड़े पर वह सवार था वह गरज उठा और आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। यह स्पष्ट रूप से एक लंबा अजगर था जो आसमान की ओर देखता था और दहाड़ता था, युद्ध का घोड़ा नहीं। जानलेवा आभा भारी थी। अनाड़ी। येजिवेन ने उपहास किया और उसका शरीर तुरंत आगे बढ़ गया। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और सुनहरी मुट्ठी की शक्ति बाहर निकल गई। मूके की शक्ति जिधर से गुजरी, विशाल आकाश चकनाचूर हो गया और वह नेता के भाले की ओर फूट पड़ा। गड़गड़ाहट।
पृथ्वी कांप रही थी और उन दोनों से अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाला प्रकाश पूरे शून्य को ढंक रहा था। जानलेवा आभा राक्षसी थी, सभी दिशाओं में फैली हुई थी और बिखरी हुई दरारों से अराजक क्यूई उंडेल रही थी। उन दोनों के लिए यह एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई थी, लेकिन दूसरों के लिए यह पूरी तरह से आपदा थी। समय और स्थान की अशांति, जो पहले से ही महान पथ के टुकड़ों से कुछ हद तक गड़बड़ हो गई थी, इस समय और भी अराजक हो गई। इस समय पूरा शून्य हिंसक रूप से हिलने लगा और यह शून्य से थोड़ा थोड़ा करके छीलने लगा। अच्छा नहीं, यह स्थान 10वीं दुनिया से अलग होने वाला है। उन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत चौंकाने वाली है और इसने वास्तव में इस अंतरिक्ष के अलग होने की गति को तेज कर दिया। हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन भयभीत हो गया। बहुत से लोग बाहर उड़ने लगे। उनकी अब यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई। यदि वे तब तक प्रतीक्षा करते जब तक कि यह उपअंतरिक्ष 10वीं दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं हो जाता, तो वे उस उपअंतरिक्ष में फंस जाते। डरावने चेहरों वाले और भी लोग थे। इस तरह की लड़ाई वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। कई महत्वाकांक्षी लोग थे जो सोचते थे कि उनकी खेती पहले से ही बहुत चौंकाने वाली थी। उनमें से कई दिव्य क्षेत्र के तीसरे आकाश पर थे और यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र के चौथे आकाश से भी दूर नहीं थे। जब तक उन्हें थोड़ा सा समय दिया गया था, दिव्य क्षेत्र के चौथे आकाश में प्रवेश करना केवल कुछ ही समय की बात थी। इस समय उनके हृदय की गहराई से एक प्रकार की उदासी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे इतना ताकतवर हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सबसे भयानक बात भी, यहाँ तक 13 आयरन ईगल सवारों के विशेषज्ञ भी अभी भी थे, और वे थे इसलिए वे आयरन ये स्काई के थे, और उन्हें भी 10 दुनिया के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। इससे यह देखा जा सकता था कि दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली थे और उनके और उन शीर्ष विशेषज्ञों के बीच कितना बड़ा अंतर था। वे नहीं जानते थे कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की ताकत शीर्ष 100 में स्थान पाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी, लेकिन अपने 12 भाइयों की खातिर उन्हें कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10वीं दुनिया में आना पड़ा। अन्यथा उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता। बूम! 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की मुट्ठी और येज़िवेन के बीच जमकर टक्कर हुई। भयानक मुट्ठी बल ने सीधे तौर पर एक अतुलनीय शक्तिशाली बल को बहा दिया। एक पल में पूरा शून्य रोशन हो गया और बाकी सब कुछ अपना रंग खो बैठा। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना जो दूर थे, यहाँ तक अन्य शूरवीरों के योद्धा भी जो उनसे बहुत दूर नहीं थे, इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सके और वास्तव में आकाश में बाहर धकेल दिए गए। टकराना! एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी और 13 आयरन ब्लड ईगल सवारों के नेता के हाथ में लंबे भाले को तुरंत खटखटाया गया। पिछले मुकाबले में सिर्फ उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाला ही टूटा था, लेकिन इस बार उसकी पूरी उंगली की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी और वह अपने हाथ में लंबा भाला नहीं पकड़ सकता था। जीव! लंबा भाला जिसे खटखटाया गया था, वह तुरंत आकाश में प्रकाश की एक धारा में बदल गया, विशाल आकाश को चीरता हुआ और भयंकर रूप से जमीन में धंस गया। उस बड़े झटके के कारण लंबा भाला थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगा और प्रचंड हवा के बीच वह वास्तव में लोहे की रेत में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। गर्जन! ड्रैगन हॉर्स वह एक हिनहिनाहट पर बैठा था और अंत में अपने शरीर में सारी ताकत बनाए रखने में असमर्थ था और सीधे घुटने टेक दिए। क्योंकि इसके अगले पैर में बहुत अधिक शक्ति थी, यह अंत में इसे सहन नहीं कर सका और सीधे मौके पर टूट गया और सीधे 13 आयरन ब्लड ईगल सवारों के नेता को बाहर फेंक दिया। दौड़ना! 13 आयरन ब्लड ईगल सवारों के नेता, जिन्हें बाहर फेंक दिया गया था, ने अपने शरीर को स्थिर किया और जल्दी से चिल्लाया। इस समय शेष 3 शूरवीर जो अभी भी अच्छी स्थिति में थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ। पराजित! वे इस प्रकार पराजित हुए और यह एक करारी हार प्रतीत हुई। यहाँ तक अगर उनमें से 10 भी सेना में शामिल हो जाते हैं, तब भी ये शिवेन द्वारा उन्हें मृत कुत्तों की तरह गाली दी जाएगी। यहाँ तक उनमें से सबसे शक्तिशाली नेता को भी एक शिवेन ने हरा दिया था। उनके लिए तो यह ऐसा ही था जैसे आसमान अचानक ढह गया हो। इस समय तभी वे बचना चाहते थे। अगर वे पहले बच गए होते तो शायद अवसर की एक झलक दिख सकती थी, लेकिन ये ज़िवेन के सामने, जिसने पहले ही अपने हाथों को मुक्त कर लिया था, उनके पास जरा सा भी मौका नहीं था। युद्ध के मैदान में उनका कई वर्षों का अनुभव पूरी तरह से प्रकट हो गया था, और अगर वे बच भी गए तो इस समय वे सावधानीपूर्वक दिखाई दिए और वे तीनों 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भागना चाहते हो? इस समय क्या बहुत देर नहीं हो गई है? ये ज़िवेन के हाथ में तलवार युआन का एक ढेर दिखाई दिया और पागलों की तरह घुमाया गया। शून्य में यह एक विशाल तलवार में संघनित हुआ और तुरंत आकाश में उड़ गया और फिर तुरंत 3 तलवारों में बदल गया और नीचे बमबारी की। टकराना! 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 लगभग एक पल में ये 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिस ड्रैगन हाउस पर वे बैठे थे वह सीधे मर गया। लंबी तलवार सीधे उनके शरीर में घुस गई और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये ज़िवेन ने पीछे हट लिया था, अन्यथा वे इस तलवार से बच नहीं पाते। शुआ! इस समय प्रकाश की एक धारा चमकी और यह अभी उन लोगों की तुलना में बहुत तेज थी। यह 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी के नेता के अलावा कोई नहीं था जो बचना चाहता था।
इस बिंदु पर वह कैसे नहीं जान सकता था कि वर्तमान यक्षिवेन कोई नहीं था जिससे वह निपट सके। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो जिस इनाम की उसने लालसा की थी वह मौत के वारंट की तरह था और वह वास्तव में इस इनाम को लेना चाहता था। अब उसके मन में एक ही विचार आया कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक वह बच सकता था, जल्दी या बाद में बदला लेने का एक दिन होगा। उस समय जब वह शून्य से बाहर निकला, एक तलवार की रोशनी विशाल आकाश से टूट गई और उसका पीछा किया। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह तलवार की रोशनी की गति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। एक पल में तलवार की रोशनी ने उसके दोनों पैर काट दिए और उसका पूरा शरीर सीधे शून्य से लुढ़क गया और वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया। गड़गड़ाहट। संपूर्ण उपअंतरिक्ष और 10वीं दुनिया भी तेजी से और अधिक हिंसक रूप से छील रही थी। इस समय कई दिव्य क्षेत्र के स्वामी पहले से ही महसूस कर सकते थे कि अंतरिक्ष में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव हो रहा था और वे थोड़ा थोड़ा करके बच रहे थे। भाई जल्दी करो वरना तुम निकल नहीं पाओगे, जू ये साइड से चिल्लाया। हालांकि वे आकाशीय क्षेत्र के स्वामी थे जिनका अंतरिक्ष के नियम के साथ प्रारंभिक संपर्क था और शून्यता को दूर करने और छोटी दूरी को टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी, आखिरकार वे किंवदंतियों की तरह सर्वशक्तिमान देवता नहीं थे। यदि उन्हें उपअंतरिक्ष में अलग थलग कर दिया गया तो वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार होगा। भले ही वे शून्य को फाड़ दें, वे अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। अराजकता में कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम नहीं था और हर चीज के बीच कोई अंतर नहीं था। येजिवेन उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। फिर येजिवेन ने 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी के शूरवीरों को एक एक करके त्यानयुवान मिरर में डाल दिया जो उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें गॉड रूल जंजीरों से बंद कर दिया। उसने उन्हें नहीं मारा और इन लोगों से निपटने के लिए ग्रीन कोंच को सौंप दिया जाएगा। सभी 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी के शूरवीरों को त्यानयुवान मिरर में डालने के बाद येजिवेन ने 10वीं दुनिया की ओर उड़ान भरी। एक पल में शून्य में वह सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और एक दूसरे विभाजन में वह पहले ही इस उपस्थान से बाहर निकल चुका था। इतनी तेजी, कई विशेषज्ञ जो यक्षिवेन पर ध्यान दे रहे थे वे भावना के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि उन्होंने पहले ही यक्षिवेन की गति का अनुभव कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में फिर से यक्षिवेन की गति को देखा तो वे भावनाओं से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। वह बिना किसी दोष के बस एक कुकर्मी था। हालांकि वे येजिवेन के साधनों से चौंक गए थे जब उन्होंने सभी 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी को येजिवेन के हाथों में गिरते देखा तो हर कोई ईमानदारी से खुशी मनाए बिना नहीं रह सका। हालांकि येजिवेन भी एक बाहरी व्यक्ति था और कोटा में से एक पर कब्जा करना तय था और यहां तक 10वीं दुनिया के शीर्ष रैंकर के रूप में पहली दुनिया में प्रवेश भी कर सकता था, लेकिन फिर भी यह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को इनमें से एक पर कब्जा करने देने से बेहतर था। कोटा। आखिरकार 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के विपरीत, जिन्होंने सभी कोटा पर कब्जा कर लिया था, वे अकेले ही अधिक से अधिक एक कोटा पर कब्जा कर सकते थे। इसलिए आयरन ब्लड ईगल राइडर्स इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी दुनिया के प्रतिस्पर्धियों के लिए वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। उनके लिए येजिवेन की हरकतें आसमान में काले बादलों को भेदने और उनकी एक बड़ी चिंता को दूर करने जैसी थीं। 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी को हराने के बाद येजिवेन रुका नहीं और सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदलने का बीड़ा उठाया और चला गया। वह 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी के साथ ग्रीन शंख को सौदा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। येजिवेन के जाने के बाद यिन फीचेन, जुए किंग और अन्य लोग भी एक के बाद एक चले गए। चूंकि महान पद का टुकड़ा येजिवेन द्वारा लिया गया था, इसलिए उन्हें लंबे समय तक रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा यदि यह पहले होता तो वे अब भी इसे बलपूर्वक हड़पने का इरादा रखते। लेकिन अब इतनी मजबूत येजिवेन का सामना करते हुए वे अब भी इस तरह के विचार कैसे रख सकते हैं। वे 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी को भी नहीं हरा सके, येजिवेन की तो बात ही छोड़ दे जिन्होंने आसानी से उन्हें हरा दिया। घाटी में 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के 10 सदस्य जमीन पर पड़े थे। उन सभी को ईश्वरीय जंजीरों ने बंद कर दिया था, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल येजिवेन और हरे शंख को देख सकते थे। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ा है, येजिवेन ने हरे शंख की ओर देखते हुए कहा। ग्रीन कोंच ने भी येजिवेन को हैरानी से देखा। हालांकि वह 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स से पूरी तरह से नफरत करती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन वास्तव में उन्हें पकड़ लेगी। इसके अलावा उसने एक भी खोए बिना उन सभी को पकड़ लिया था। फिर उसने 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को घृणा से देखा। यदि ये लोग न होते तो पिता और भाई तुल्य उसके दोनों भाइयों की इतनी दुखद मृत्यु कैसे हो सकती थी। ये सब उनकी गलती थी। अब जब यह बात सामने आ गई है तो आपको और क्या कहना है? ग्रीन कोंच ने उन्हें देखते हुए ठंडेपन से कहा। कहने के लिए और क्या बचा है, विजेता सब कुछ ले लेता है, 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, यह बहुत अच्छा है, फिर भाड़ में जाओ, ग्रीन शंख ठंडेपन से कहा।
बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोच लो। हमारे वान परिवार की क्या हैसियत है? अगर तुम हमें मारोगे तो तुम्हारा पूरा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता ने ठंडेपन से कहा, हालांकि वह एक ठंडा कठिन तथ्य बता रहा था। हालांकि इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल के दौरान मृत्यु और चोट अपरिहार्य थी, लेकिन क्या वान परिवार एक ही बार में इतनी प्रतिभाओं को खोने के बाद इसे जाने देगा? वे एक और परिवार थे और उस पर शीर्ष और परिवार। क्या उनकी तुलना उन व्यक्तिगत काश्तकारों से की जा सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही कृषकों की मृत्यु हो गई, वे हॉ परिवार के साथ परेशानी की तलाश नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी नहीं थी। हालांकि अगर हो परिवार को भारी नुकसान हुआ तो इसके बजाय वे परेशानी की तलाश में होंगे। इसलिए हो परिवार के विशेषज्ञों का सामना करते समय कई लोग हमला करने पर भी झिझकते थे। किंग लुओ एक पल के लिए झिझके। वास्तव में अगर उसने एक चाल चली तो उनके संप्रदाय का सर्वनाश हो सकता है। वैंग कबीला कई मार्क्विस कुलों के बीच सख्त होने के लिए जाना जाता था। उनका अपमान करना अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक अन्य मार्किस कबीले भी उनके साथ आमने सामने लड़ेंगे। उनके जैसे छोटे दुष्ट कल्टीवेटरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह क्या था? चिंता मत करो, हर कोई जानता है कि वे मेरे द्वारा छीन लिए गए थे। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने यह किया है। यदि वान परिवार परेशानी की तलाश करना चाहता है तो वे आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये जिवेन ने हल्के से कहा। ये जिवेन के शब्दों को सुनकर तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के चेहरे अचानक घातक रूप से पीला पड़ गए। पहले वे अभी भी कठोर व्यवहार कर सकते थे क्योंकि वे मार्किस कबीले से थे, इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का आत्मविश्वास था। लेकिन अब अगर ये जिवेन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया तो उनकी तथाकथित मार्किस कबीले की स्थिति एक हास्यास्पद मजाक बन जाएगी। मत भूलिए, ये जिवेन का जन्म भी मार्किस कबीले से हुआ था। माना कि पिछले कुछ वर्षों में ये कबीला वान कबीले जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये जिवेन की रक्षा करना कोई समस्या नहीं थी। वैंग कबीला तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स की खातिर ये कबीले के साथ इतनी दूर नहीं जाएगा। आखिरकार इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में हताहतों की संख्या अपरिहार्य थी। अगर वे इसको तय करना चाहते हैं तो यह होगा। ग्रीन शंख ने कृतज्ञतापूर्वक ये जिवेन की ओर देखा, फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। उसने तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को देखा। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ? मुझे आपकी बेरहमी से नफरत है, मुझे आपके ठंडे खून से नफरत है। स्वॉर्ड क्यूई से संघनित एक लंबी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और उसने उसे एक नाइट के सिर में पटक दिया। पुची, हरे शंख के शरीर पर खून के छींटे और छींटे पड़े। खून ने तुरंत उसके कपड़े भिगो दिए, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ। यह तलवार चाल वरिष्ठ भाई लियू की है। यह तलवार की चाल सीनियर ब्रदर सन की है। अल्पविराम। यह ऐसा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अंत में वह इन दो पंक्तियों का जाप करती रही और फिर एक नाइट को 2 स्लैश से मार डाला। तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का नेता केवल बेबसी से देख सकता था क्योंकि उसके भाई ग्रीन कोंच द्वारा मारे गए थे। हालांकि उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वे ईश्वरीय शासन की जंजीरों से बंधे हुए थे और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। यह आपकी बारी है। ग्रीन शंख तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता की ओर मुड़ा और उसकी तलवार से नीचे गिर गया। पुची, खून खंभे की तरह फूट पड़ा। इस समय तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता केवल जीवन शक्ति को अपने शरीर से बहते हुए महसूस कर सकते थे और उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। ये जिवेन ने देखा कि ग्रीन कोंच ने एक एक करके तेरा आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का सिर काट दिया। हालांकि उसने किसी क्रूर तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इन 10 लोगों के सिर काटने के बाद ग्रीन कोंच के स्वभाव में जबरदस्त बदलाव आया था। यह एक प्रकार का स्वभाव था जो एक योद्धा के लिए आवश्यक था। यह पहली बार नहीं हो सकता है जब उसने किसी को मार डाला हो, लेकिन उसके लिए यह किसी भी पिछली बार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। धन्यवाद भाई, ये आपकी दया के लिए। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यदि आपको भविष्य में मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हरिशंख ने अपनी तलवार हटा दी, मुनि और यक्षिवेन से कहा। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। यह ऐसा था जैसे वह रातों रात परिपक्व हो गई हो। कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस मामले के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो भाई सन और भाई लियू की मृत्यु नहीं होती। ये जिवेन ने कहा। उसने ऐसा बड़े पैमाने पर अपने दिल में अपराध बोध के कारण किया। अब उसे अचानक लगा कि उसके दिल की गांठ खुल गई है। इसके अलावा मुझे उनके शरीर से बहुत सारे नंबर टैग मिले जो हम दोनों के लिए शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे। ये जिवेन ने कहा। हरिशंख की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन अंत में उसने मना नहीं किया। यदि यह उसका पिछला स्व था तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद वह पहले से ही समझ गई थी कि शायद वह अपने संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली, एक अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन इस इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में वह कुछ भी नहीं थी।
अगर येज़िवेन की मदद नहीं होती तो उसके पास शीर्ष 10 में प्रवेश करने का मौका नहीं होता और फिर इंपीरियल कोर्ट द्वारा मूल्यवान और प्रशिक्षित किया जाता। अगर उसने मना कर दिया तो वह भाई सन और भाई लियू का सामना कैसे कर सकती थी जिन्होंने इस सब के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसी समय येज़िवेन के 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को गंभीर रूप से घायल करने और उन्हें दूर ले जाने की खबर भी रातों रात पूरी 10वीं दुनिया में फैल गई। पूरी 10वीं दुनिया के लिए 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स एक विशाल काले बादल की तरह थे जो सभी सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहे थे और उनकी सभी आशाओं को काट रहे थे। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वे सभी स्थानों पर कब्जा करने का इरादा रखते थे, उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं देते थे। लेकिन अब जब ये काले बादल येज़िवेन द्वारा हटा दिए गए थे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने अपना मौका वापस पा लिया था, लेकिन 10वीं दुनिया के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह और भी अराजक था। मूल रूप से क्योंकि अधिकांश नंबर टैग 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के हाथों में थे, हर किसी ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि अगर वे छीनने की सख्त कोशिश करते हैं तो भी वे हाथों में नंबर टैग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स। लेकिन अब यह अलग था। हालांकि नंबर टैग येज़िवेन के हाथों में आ गए थे, हर कोई जानता था कि येज़िवेन अकेली थी। वह अधिक से अधिक एक स्थान पर कब्जा कर सकता था और अभी भी 9 स्थान शेष थे। यह पता चलने के बाद बहुत से लोग थोड़े पागल होने लगे। उनके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। पूरी 10वीं दुनिया में एक और खूनी तूफान आया। कई लोग जो शांत हो चुके थे वे फिर से पागलपन की स्थिति में जाने लगे। उन लोगों के लिए जो केवल खजानों की खोज में आने की आशा रखते थे, निस्संदेह यह एक आपदा थी। आदेश, यह आदेश की शक्ति थी। भले ही यह 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी द्वारा स्थापित आदेश के रूप में बुराई थी, फिर भी यह बिना किसी आदेश के इस अराजकता से बहुत बेहतर होगा। इस स्थिति के सामने ऐसे लोग भी थे जिन्होंने येज़िवेन और अन्य लोगों को आगे आने और इस लक्ष्यहीन हत्या को रोकने के लिए नियम निर्धारित करने का आह्वान किया, लेकिन यह बेकार था। कई लोगों की अपीलों के बावजूद ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन गायब हो गए हैं और दोबारा दिखाई नहीं दिए। वेई तियानजियांग जैसे विशेषज्ञों सहित अन्य महत्वाकांक्षी लोग भी बेकार थे क्योंकि उनके पास जनता को समझाने का कोई तरीका नहीं था और उनके पास 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स या येज़िवेन की भारी शक्ति नहीं थी। पूरी 10वीं दुनिया एक नरसंहार में गिर गई थी। यह एक खूनी तूफान था। यह उस समय से भी अधिक अराजक था जब 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स यहाँ थे। इस अराजक दृश्य में कुछ लोगों ने येज़िवेन को दोष देना भी शुरू कर दिया। अगर येज़िवेन नहीं होती तो वे इस स्थिति में नहीं पड़ते। इस संबंध में येज़िवेन चुप रही। उसने मानव स्वभाव की दुष्ट प्रकृति को बहुत अधिक देखा था। अगर वह खड़ा भी होता तो अंदाजा लगाया जाता था कि उसके खिलाफ और भी लोग खड़े होंगे। अचानक बादल रहित आकाश में एक हिंसक उतार चढ़ाव हुआ और फिर एक आकृति निकली। यह नीले रंग के कपड़ों में एक युवक था। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा गुस्सैल और अनियंत्रित था। उसका शरीर लगातार बिजली की तरह चमक रहा था। क्या यह 10वीं दुनिया है? हा, यह वह जगह है जहां मेरी पीढ़ी लड़ती है। 10वीं दुनिया, मैं आ रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। लेई झेंगक्सुन हूं। हा। इतना कहकर वह युवक नीले कपड़ों में बिजली बनकर आकाश में ओझल हो गया। अगर लोगों को इस बारे में पता चलता तो अंदाजा लगाया जाता कि इससे पूरी 10वीं दुनिया में सनसनी फैल जाएगी। थंडर क्लान मार्क्विस कबीले का एक और शीर्ष विशेषज्ञ था जो 10वीं दुनिया में आया था। खूनी तूफान के बीच लेई झेंगक्सुन का आगमन एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट की तरह था जिसने सभी को पूरी तरह से जगा दिया। मूल रूप से बहुत से लोग कह रहे थे कि दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ बहुत दूर नहीं होंगे। हालांकि लेई झेंगशुन के आगमन ने सभी को हैरान कर दिया था। थंडर कबीले के एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ के रूप में लेई झेंगक्सुन ने अतुलनीय रूप से दुर्जेय ताकत का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कई शीर्ष क्रम के विशेषज्ञों को लगातार चुनौती दी थी और उन्हें हराया था। उसने उन्हें मार डाला था और उनकी नंबर प्लेट भी जब्त कर ली थी। इस अवधि के दौरान हत्या और डकैती के खूनी तूफान के लिए धन्यवाद। संख्या टैग कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थे, इसलिए लेई झेंगक्सुन ने केवल कुछ लोगों को हराया और बड़ी संख्या में टैग जब्त किए। जल्द ही किसी ने खुलासा किया कि लेई झेंगक्सुन मार्क्विस कबीले के थंडर कबीले से शीर्ष स्वर्ग का गौरव था। उसकी शक्ति पहले ही दिव्य लोक के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा दूसरी दुनिया से खबर थी कि 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स के नेता को भी अंत में लेई झेंगक्सुन ने हरा दिया था। जब लेई झेंगक्सुन को पता चला कि 10वीं दुनिया के वर्तमान शीर्ष विशेषज्ञ येज़िवेन थे और तथ्य यह है कि येज़िवेन के पास भी सबसे अधिक टैग थे, उन्होंने तुरंत येज़िवेन को एक चुनौती जारी की। कुछ देर के लिए आंधी चल रही थी।